Hi everybody, welcome to the session. As you can see, हम लोग सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन का फुल पेपर 2017 का. सो आप मेरे साथ अटेम्प्ट करिए ये 100 क्वेश्चंस एंड देखिए कि आपका स्कोर आता है एंड ऑल्सो यू विल गेट टू प्रैक्टिस. सो हियर वी स्टार्ट द सेशन. तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर. आप देखिए, इन द 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग एज गिवन बाय टोलमैन in his later theoretical articles, which one is similar to Skinner's conditioned reinforcers? मतलब ये जो 6 तरह की लर्नर्स थ्योरी दी है टोलमैन ने, इसमें से स्किनर की जो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है उससे सिमिलर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इक्विवेलेंस लर्निंग. कथेक्सिस नहीं, कथेक्सिस के बारे में स्किनर ने कोई बात नहीं की है. कथेक्सिस क्या होता है? जो आपकी बेसिक ड्राइव होती है, जैसे पानी पीना है तो आपको पानी ही पीना है ना, खाना नहीं खाना. अगर आपको खाना खाने का मन है तो आप पानी नहीं पिएंगे. सो अटैचिंग योर बेसिक ड्राइव्स कथेक्सिस होता है. इक्विवेलेंस बिलीफ होता है जब आप दो सिमिलर चीजें जो हैं अचीव करते हो, या अगर आपको एक चीज नहीं मिल पाती उससे सिमिलर दूसरी मिल जाती है तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आती है. इक्विवेलेंस बिलीफ. फील्ड एक्सपेक्टेंसीज कंप्लीटली स्किनर ने नहीं मेंशन किया था. ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में नहीं किया था. इक्विवेलेंस बिलीफ में कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट आ जाती है कि सिमिलर सिचुएशन से आपको मोटिवेशन जो है वो मिलती है. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2, और इसके अंदर पूछा गया है आपसे साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट. कीपिंग इन व्यू द कॉन्टिन्यूअस साइकिल ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट, इनमें से कौन सा प्रॉपर सीक्वेंस है? यानी कि आपका PDCA है ना, शेवॉट और डेमिंग का साइकिल है, उसी में से ही लिया गया है, शेवॉट एंड डेमिंग. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. An investigator wants to conduct a study on politically active student learners in educational institutions. इनमें से कौन सा मेथड सैम्पलिंग का बेस्ट होगा? तो सिंपल रैंडम तो होगा नहीं, है ना. पूरे के पूरे जो कॉलेज होते हैं उसके अंदर हर इंसान तो लीडर होगा नहीं. तो कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी नहीं. ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही अलग से लोग हैं वो. यू कैन गेट टू नो स्टूडेंट लीडर्स होते हैं. कोटा सैम्पलिंग नहीं, हम लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा सैंपल नहीं लेना है, हमको पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है. सो वी हैव अ पर्पस. तो पर्पसिव सैम्पलिंग को हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं. ऑलराइट, पार्डन माय हैंडराइटिंग, बोर्ड में लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. लेट मी ट्राई टू इम्प्रूव द पेन्स निब, बट आई थिंक हमको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा. Coming to question number 4, in the instructional design based on Skinner's theory of reinforcement, which of the following set of activities are appropriate? तो स्किनर की थ्योरी के बेस के ऊपर इनमें से कौन सी एक्टिविटी सही है? Step by step presentation of learning material, student response and immediacy of feedback, planning, acting, observing, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, लर्निंग सिस्टम्स एंड इवैल्यूएशन, या फिर आस्किंग क्वेश्चन, गाइडिंग एंड इवैल्यूएटिंग. तो इमीडिएसी ऑफ फीडबैक जो होता है वो एक तरह से, ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल. तो यहाँ पे आप प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात भी कर रहे हो. प्रोग्राम्ड लर्निंग के अंदर भी यही होता है ना. और स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, आप उसको फीडबैक दे रहे हो या आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हो. प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग से कुछ नहीं होगा. रिमेंबर, स्किनर की थ्योरी फोकस करती है किसके ऊपर? रीइंफोर्समेंट के ऊपर, फीडबैक के ऊपर. यहाँ पे सिंपल लिखा है ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, लर्निंग सिस्टम, इवैल्यूएशन, या फिर सिंपल आस्किंग क्वेश्चन, गाइडिंग, इवैल्यूएशन. तो आंसर क्या होगा? इमीडिएसी ऑफ फीडबैक की वजह से हम ऑप्शन ए को करेक्ट मानेंगे. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Exertion कह रहा है, in ancient India the development of inner nature or character of the student was deemed as one of the essential objectives of education. पुराने एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो इनर कैरेक्टर है स्टूडेंट का, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया था ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. रीजनिंग है, मेयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर विल डिफीट द वेरी एंड्स ऑफ स्टूडेंटशिप. मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव या फिर इंटेलेक्चुअल स्किल्स ही सारा कुछ नहीं होते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट को भी हमको फोकस करना होता है. तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और जो रीजनिंग है वो एजर्शन को बिल्कुल सही से जस्टिफाई करती है. राइट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको आप ए कर लीजिएगा यहाँ पे. ओके, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू.
या द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ऑलराइट, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है ये. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. Which of the following statements are indicative of formative mode of assessment? Teacher encourages students to answer. The teacher asks questions to motivate students. The teacher assesses comprehension of students towards the end of unit transaction. The teacher judges the level of performance after unit test. The teacher provides prompts to help students to avoid इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज. तो यहाँ पे आपको एनी थ्री चूज करना है. फॉर्मेटिव के अंदर क्या होता है, टीचर को आपकी इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको वो रीइंफोर्समेंट देगी, आपको मोटिवेशन देगी. और समेटिव क्या होता है, बस लास्ट में आपको असेस किया जाए. तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो होगा ही होगा. जो टीचर है वो बच्चे को इनकरेज कर रही है, तो ऑप्शन ए तो होगा ही होगा. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ काट दीजिए. ठीक है. टीचर आस्क्स क्वेश्चंस टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है. बिल्कुल मोटिवेशन के साथ इंकरेजमेंट फीडबैक आता है. द टीचर असेसेस कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द एंड, मतलब बीच में नहीं असेस करती, लास्ट में करता है, ये होता है समेटिव. ठीक है. और फिर उसके बाद द टीचर जजेस द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर द यूनिट टेस्ट, या फिर द टीचर प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अवॉइड इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज. तो इसका आंसर आप देखेंगे क्या हो जाएगा. यहाँ पे लिख दिया है आफ्टर द यूनिट टेस्ट. जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे कि यूनिट टेस्ट जो है वो सेमेस्टर के बीच में भी होता है. दैट इज करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बात हो गई है जजमेंट की. राइट, यहाँ पे वो फोकस कर रही है कि थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए, प्रॉम्प्ट्स दे रही है, हिंट्स दे रही है, ताकि बच्चे जो है वो सही रिस्पॉन्स करें, गलत ना करें. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. With that, let me also change the color of my pen. Moving on to the next question. देखिए आपको हिंदी में भी मिल जाएगा. ठीक है. According to Gagne, which learning type precedes concept learning? यानी concept learning से पहले कौन कौन सी learning आती है. तो आपको एक्रोनिम करवाया हुआ है SSRC VDCRP. ठीक है. S क्या होता है आपका, साइन लर्निंग. स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये हो गया. ठीक है. C हो गया चेनिंग. वी हो गया, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि श्रीराम कॉलेज फॉर कॉमर्स वेरी डिसिप्लिन, CRP. तो ये होता है वर्बल एसोसिएशन. देन वी हैव D which is known as discrimination. ऑलराइट. एंड देन वी हैव कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट है, साथ में इसके बाद रूल आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है. तो इन्होंने पूछा है कॉन्सेप्ट से पहले कौन सा आता है. रूल तो नहीं आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगा, साइन वर्बल एसोसिएशन SR आता है, यानी कि आपका B, D और आंसर E, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. Moving on to the next question, the correct sequence in the development of educational technology in India किस तरह रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि पहले क्या आया और उसके बाद क्या आया. ऑडियो आया, वीडियो आया, ऑडियो विजुअल, ICT. मुझे ये स्टेटमेंट सही लग रही है, बट बाकी भी पढ़ लेते हैं. ICT आया भैया, फिर ऑडियो आया. नहीं, ऑडियो पहले आया ना. ICT ने तो आई थिंक इट्स मोर देन ऑडियो एंड ऑडियो वीडियो. ये कह रहा है वीडियो पहले आया, फिर उसके बाद ऑडियो विजुअल आया, फिर ऑडियो आया. नहीं, गलत हो गया. ये कह रहा है ऑडियो आया, विजुअल आया, वीडियो आया, ऑडियो एड्स आया, फिर से ये हो गया ना गड़बड़. तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1. सिंपल है, सरल है. Moving on to the next question. A teacher educator offers immediate comments in the following form of classroom behavior. No, you should do it this way. जो एक टीचर है वो बच्चे को सजेस्ट कर रही है कि आप इस तरह नहीं बल्कि डिफरेंट तरीके से काम करो. तो ये किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव फीडबैक, करेक्टिव फीडबैक, पॉजिटिव या इवेल्युएटिव. तो यहाँ पे टीचर आपको रेक्टिफाई कर रहा है, मदद कर रहा है ठीक करने में, तो ये होगा करेक्टिव फीडबैक. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. अ टीचर इंटेंड्स टू कंडक्ट remedial classes for some students who are not responding satisfactorily. Which type of evaluation she should do for remedial classes? तो जाहिर सी बात है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होगा, है ना. समेटिव तो नहीं होगा. यहाँ पे पर्पस क्या है टीचर का, इम्प्रूवमेंट. राइट. लेकिन रिमीडियल क्लासेस के अंदर क्या होता है, आप देख लीजिए, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, फॉर्मेटिव नहीं लिखा है. और मैंने बहुत बारी बताया है कि अकेला डायग्नोसिस एक सर्कल, लेकिन जो फॉर्मेटिव आप करते हो, फॉर्मेटिव करने के लिए आपको डायग्नोस्टिक करना पड़ता है. डायग्नोस्टिक के अंदर क्या होता है, आपको पता चलता है पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है. तो यहाँ पे रिमीडियल क्लास की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर होगा आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो रैपो बिल्डिंग है
वो किस चीज के काउंसलिंग पैराडाइम को सिग्निफाई करती है? पर्सन सेंटर्ड, डायरेक्टिव, बिहेवियर, रैशनल। तो जाहिर सी बात है रैपो बिल्डिंग सबसे ज्यादा फोकस करती है पर्सन सेंटर्ड, जिसको कि हम पहले कहते थे क्लाइंट सेंटर्ड, उससे पहले हम उसको बोलते थे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। किसने दिया? कार्ल रॉजर्स ने इसको दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन कह रही है देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू ब्रिंग टुगेदर ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स at various stages leading to stage specific programs forms of knowledge base। मतलब कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं टीचर एजुकेशन के डिफरेंट प्रोग्राम्स को इकट्ठे करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस पे, जिससे कि इंप्रूवमेंट हो पाए। रीजन है एनसीटी एक्वायर्ड स्टैट्यूटरी स्टेटस एंड ब्रॉटर डिस्कशन डॉक्यूमेंट ऑन टीचर एजुकेशन। मतलब एनसीटी स्टैट्यूटरी बॉडी बना और उसने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया पूरे टीचर एजुकेशन का देश भर में। करेक्ट है, स्टैट्यूटरी स्टेटस 1995 में इन्होंने पाया, एनपी 1986 के कहने के बाद। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन भैया ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट? तो ठीक है, ये करिकुलम फ्रेमवर्क लेके आए टीचर एजुकेशन का, लेकिन क्या एनसीएफटीई की वजह से हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं? नहीं, इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने जो है एनसीएफटीई बनाया है और एनसीटी को एक्वायर्ड स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। मतलब टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में इंडिया के अंदर एनसीटी की चलती है, वो एपेक्स बॉडी है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजनिंग है वो जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडीज तो देखो कितनी सारी हैं, है ना? अब जैसे एनसीईआरटी है, वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो भी एनसीएफ लेके आती है, राइट? तो वो उनका एक फंक्शन है, रीजनिंग सफिशिएंट नहीं है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following the main purpose of research is to formulate generalizations leading to theory building? जब हम थ्योरी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो क्या फिनोमिनोलॉजी विद सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रियलिटी, participant observation with focus on perspective, symbolic interaction with emphasis on social interaction, या फिर experimentation with control and manipulation of variables? तो आपको पता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो सबसे ज्यादा जो रिसर्चेस रिजिड होती हैं, यानी सबसे ज्यादा कंट्रोल लगाती है और जो फोकस करती है सबसे ज्यादा जनरलाइज करने में। कि अगर कोई फॉर एग्जांपल योगा के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि अगर योगा का एक बड़े सैंपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ कि योगा इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो हम उसको पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं। मेडिसिन, वैक्सीन जो होते हैं छोटे लेवल के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है उसके बाद हम उसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो जनरलाइजेशन की बात जब आती है तो सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्चेस जो होती है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। अब है डिसएडवांटेज ऑफ बॉटम अप अप्रोच ऑफ बजटिंग आर दैट बजट व्हाट। ठीक है, बॉटम अप्रोच क्या होती है? जब हम ग्रास रूट लेवल से चीजों को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर समझते हैं। मे नॉट बी सिंक्रोनस विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, विल बी मोर रियलिस्टिक, कैन बी मोर एक्यूरेट, प्रेपरेशन में बी स्लो। तो जब आप नीचे से ऊपर लेवल पे जाते हो ना, तो आप अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हो, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसका जो एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसके साथ सिमिलर हो। क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूशन है उसको बहुत सारी चीजों को कवर करना होता है, मेन एम सेम है, वेरस एक ग्रास रूट लेवल अपने हिसाब से ऊपर जो है अपना पर्सपेक्टिव देते हैं। तो सिंक्रोनस जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन से हो। तो यानी ये है रियलिस्टिक तो होता ही है, लेकिन ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, एक्यूरेट भी होता है अपने अगर ग्रास रूट लेवल पे कर रहा है। और ऑब्वियसली जब भी आप कोई चीज ऊपर से लोअर से ऊपर लेके जाते हो, हायरार्की आती है, कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता है। ये लीडरशिप की हायरार्किकल थ्योरी में भी है और बजटिंग के अंदर भी होगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए और डी। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर 2 सेट्स हैं। मैच द 2 सेट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन है एंड रैशनल फॉर प्रोवाइडिंग सच कंपोनेंट्स है। वी हैव फाउंडेशन कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकम, इनहैंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। देखो, जो ये इनहैंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है ना, ये इन सर्विस में आ जाता है जब आपको नौकरी मिल गई। और ये फाउंडेशन कोर्सेज जैसे हम लोग फिलोसफी सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, इलेक्टिव होता है, कई लोग इंग्लिश लेते हैं, लाइफ साइंसेज लेते हैं, प्रैक्टिकल टीचिंग प्रैक्टिस होती है। तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट प्री सर्विस के हैं। अब इनको अपन को मैच करना है, राइट? तो अब आप देखिए रैशनल क्या है? फॉर प्रमोटिंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्किल्स, फॉर इनेबलिंग द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर लर्निंग प्रोसेस, सिचुएशंस देना पेडागोजिकल नॉलेज को अप्लाई करने के लिए, या फिर फॉर ब्रॉड बेसिंग द कॉम्पिटेंसीज ऑफ कोर्स टीचिंग। तो आप इसके आंसर देखो कि
फाउंडेशन कोर्सेज प्रमोट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज या फिर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं जैसे फिलॉसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, वो हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं एजुकेशन की। तो देखो ए के साथ 2 कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, ये आंसर चेक करना पड़ेगा। इलेक्टिव कोर्सेज क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रोवाइडिंग सिचुएशंस ऑफ अप्लाइंग, अप्लाइंग प्रैक्टिकल में आ सकता है ना, और ब्रॉड बेस्ड कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचिंग कोर्सेज लर्निंग जो है ये आ सकता है आपका इनहैंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज में। अब ये जो 3 ऑप्शन है इसके अंदर इलेक्टिव कोर्सेज में आप जो आपकी स्पेसिफिक बैचलर्स है, मास्टर्स है, जैसे इंग्लिश हो गया, लाइफ साइंसेस हो गया, उसमें आप फॉर्मल क्लासरूम्स में पढ़ा रहे हो, यानी कि वो नॉलेज आप वहां पे अप्लाई कर रहे हो। प्रैक्टिकल के अंदर आप देख लीजिए, सिचुएशंस देने यानी कि टीचिंग प्रैक्टिस, आपको पहले ही बताया था यहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस की बात की जा रही है। तो प्रैक्टिकल के अंदर सिचुएशंस ऐसी प्रोवाइड करनी जहां पे बच्चा अपनी पेडागोजी दिखा सकता है, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कॉम्पिटेंसी इंप्रूव करनी। ठीक है, यहां से भी आप मैच कर सकते थे। डी के साथ देखो 4 कहाँ पे लगा है, यही लगा है, यहीं से अपना आंसर आ जाता। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following factors influence curriculum change? Curriculum change जो होता है वो क्यों होता है? क्या नॉलेज के अंदर ग्रोथ होती है, क्या टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हाँ भाई हो रही है। नीड्स एंड एस्पिरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय के साथ साथ हमको स्किल्स इंप्रूव करने होते हैं, हमारी नीड्स चेंज होती हैं जॉब प्लेसमेंट के लिए, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स। अब तो मैं कंफ्यूज हो गई है ना, पर मुझे इतना पता है कि बी और सी तो है ही है, तो और नॉलेज भी बढ़ती है। तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो, जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो तो आप ये चेक करो कि पहले बी और सी कहाँ पे लगा है। यहाँ बी और सी है, ये भी आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो अब है बी सी, बी सी। अब मुझे चूज करना है ए के अंदर या फिर कॉम्पिटेंट टीचर्स। अब करिकुलम चेंज हम लोग ऐसे थोड़ा ना करेंगे कि अपने पास अगर टीचर नहीं है या टीचर है तो हम करिकुलम चेंज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। नॉलेज ग्रो होती है, और इसीलिए जो हम लोग हैं, आप देखो लगातार सिलेबाई चेंज करते हैं, टीचर्स को लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। सो आंसर विल बी ए, बी एंड सी, यानी कि आपका आंसर 2। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नियरेस्ट कोश कौन सा होता है वेदांत के हिसाब से? वेदांत फिलोसफी आपको पता है पंचकोश होता है, राइट। पंचकोश के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम बोलते हैं अन्नमाया। अन्नमाया के बाद आता है आपका जो ब्रेथ वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राणमाया। फिर जहां पे सेंसेशंस आती हैं उसको बोलते हैं हम मनोमाया। देन जो सबसे बीच में, मतलब जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको हम बोलते हैं आनंद माया। और आनंद माया के एकदम ऊपर मनोमाया के नीचे आता है आपका बुद्धि वाला शीत, जिसको कि हम बोलते हैं विघ्न माया। तो ये कह रहा है नियरेस्ट कोश, नियरेस्ट कोश होता है आनंद माया। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट है और ये सबसे इनर मोस्ट है, पता है ना आपको? आई होप ये पता है। आनंद माया का मतलब क्या हुआ? आनंद, सोल वाली शीत। विघ्न का मतलब बुद्धि, जहां पे इंटेलेक्ट आता है। मनोमाया जहां सेंस परसेप्शन, प्राण माया जहां पे ब्रीदिंग, और जो फूड शीत होती है उसको हम अन्नमाया बोलते हैं। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन इंटरेस्टेड the responsibility of in service teacher education for primary and elementary school? तो प्राइमरी और एलिमेंट्री के ऊपर क्लियर कट है, डाइट्स जो हैं वो ध्यान देते हैं। और ये किसके तहत बोला गया है? नेशनल पॉलिसी 1986 ने रेकमेंड किया था कि डाइट्स SCRTs क्रिएट होंगे, एंड NCT को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। हर जिले के अंदर SCRT भी बने, हर जिले में डाइट्स बनेंगे, हर स्टेट के अंदर SCRT बनेंगे, और प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स और नॉर्मल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनका जो ध्यान रखा जाएगा, डाइट्स रखेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, एजर्शन कह रही है अ बजट इज अ बैलेंस्ड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो बजट है वो एक बैलेंस एस्टिमेट देता है हमको खर्चों का। Reasoning है, in the hands of an educational administrator, the budget is a record of past performance, a method of current control and a projection of future plans. तो कहीं ना कहीं बजट जो है वो हमको बताता है कि पुराना खर्चा कैसे हुआ था, अभी किस तरह का चल रहा है, आगे क्या क्या खर्चा हो सकता है। पता होता है ना, जब मंथ में सैलरी आती है तो हम लोगों ने ऑलरेडी अलॉट किया होता है कि इतना खर्चा इसमें जाएगा, इतना एंटरटेनमेंट में जाएगा, नीड्स में जाएगा। तो एक तरह से अपने पास प्रिपरेशन होती है फ्यूचर की भी, प्रेजेंट में जो चल रही है और पास्ट बेस्ड। तो
खर्चा पता चलता है बजट से बैलेंस्ड, और जो बजट है वो हमको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, यही अगर आप इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लगाएंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी ऑलरेडी पता होता है क्लासरूम में इतना खर्चा हो रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा हो रहा है बार बार, तो एक्सपेक्टेड होता है, तो तभी एक एनुअल बजट बनता है और फिर आप उसको मंथली बजट पे लगाते हैं. Coming to question number 20, which of the following has high potential for empirical validation in using educational technology? टेक्स्ट बुक नहीं होगा, प्रिंटेड लेक्चर्स नहीं होगा, मॉड्यूलर रीडिंग मटेरियल हो सकता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल. तो आपको पता है जो हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, देखो मॉड्यूलर जो होता है ना, मॉड्यूलर रीडिंग मटेरियल भी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलता है, लेकिन जब हम फोकस करते हैं कि आप आईसीटी मीडिएटेड लर्निंग कर रहे हो तो प्रोग्राम्ड लर्निंग, आप क्विजेस अटेम्प्ट करते हो, मॉक्स अटेम्प्ट करते हो, तो वो प्रोग्राम लर्निंग बेस्ड होते हैं. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ डिफाइंड डोमेन इज. एक स्टैंडर्ड बताया हुआ है कि आपने इतना अचीव करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोर्टफोलियो, ब्लूप्रिंट बोलेंगे, रूब्रिक्स बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे अचीवमेंट. अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि आपने एक स्केल बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने बताया हुआ है कि एक बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म करता है आप उसे ए कब दोगे, ए प्लस प्लस कब दोगे, बी ग्रेड कब दोगे, आपने स्टैंडर्ड बताया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल कोई 35 से लेके 40 नंबर लेके आता है, चलो भाई अभी पहले ही आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है. अब क्राइटेरिया को बताने के लिए किसको ए ग्रेड मिलेगा या किसको बी ग्रेड मिलेगा, आप रूब्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. रूब्रिक्स के अंदर बताया जाता है 1 नंबर कब मिलेगा, 2 नंबर कब मिलेगा, 3 नंबर कब मिलेगा. सो दैट इज व्हाई वी कॉल रूब्रिक्स. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफेक्टिव लीडर जो होता है वो मोटिवेट करता है लोगों को, बिल्कुल सही. पीपल मे बी सेल्फ मोटिवेटेड टू गिव देयर बेस्ट. हाँ, लोगों को सेल्फ मोटिवेटेड होना होता है अपना बेस्ट देने के लिए, लेकिन इफेक्टिव लीडर के साथ क्या ये स्टेटमेंट जा रही है? दोनों एजर्शन रीजनिंग तो करेक्ट है, बट क्योंकि पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड तो इफेक्टिव लीडर जो है वो मोटिवेट करता है, तो ये जो आपस के अंदर स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट नहीं है. ये जनरल पीपल की बात हो रही है, ऊपर इफेक्टिव लीडर की बात हो रही है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच करना है आपने सेट 1 को सेट 2 के साथ. ये रहा सेट 1, यानी सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक का मीनिंग. तो सोशलिज्म, स्टेट हैज नो रिलीजन, इट इज नाइदर प्रो नॉर अगेंस्ट एनी रिलीजन. तो देखो ये सेक्युलरिज्म के साथ जाता है, तो बी के साथ 1 कहाँ पे है? मेरा आंसर यही होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू इट एक सिस्टम है, सरकार मैनेज करती है, सरकार को इलेक्ट भी किया जाता है. ओके फाइन. आपने ए के साथ क्या लगाया है? पॉलिटिकल आइडिया दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड रिसोर्सेज शुड बी इक्वली शेयर्ड. तो सोशलिज्म के साथ ये बिल्कुल सही जाता है. सोशलिज्म यही होता है ना कि जो सरकार है कलेक्टिव बेनिफिट वो करेगी पूरे के पूरे सिटीजन्स का, उनको इक्वल रिसोर्सेज देगी. तो परफेक्टली, अगर टाइम कम है आप ऐसे ही मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना. तो जहाँ पे सिमिलर होते हैं ऑप्शंस वहां पे समय लगाइए. अगर 2 आपके स्ट्रॉन्ग आ गए हैं, टाइम कम है, मूव अहेड आफ्टर मार्किंग. बट लेट मी कंप्लीट दिस विद यू. सो और डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब आपकी जो गवर्नमेंट है वो लोग इलेक्ट करते हैं, राइट. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी के साथ आ जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2 कि लोगों ने ही गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, वही मैनेज करेंगे. उसके बाद रिपब्लिक, डेमोक्रेसी हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, और रिपब्लिक क्या होती है कि जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश का जो एक हम लीडर चुनते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, और हमारे देश के कुछ रूल्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं की ही सुनेंगे, कोई बाहरी ताकतें हमको गाइड नहीं कर सकती. तो ये रिपब्लिक के साथ बिल्कुल जाता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी है और हम उसी के तहत चलेंगे, कोई बाहर की कंट्री हमको गाइड नहीं करेगी. क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर आते हैं. अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन लर्निंग इंटेलिजेंट बिहेवियर. तो स्टर्नबर्ग की कौन सी थ्योरी थी? ट्राइआर्किक थ्योरी थी, ठीक है. ट्राइआर्किक थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बात किया था? कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया था, एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिकल के बारे में बात किया था. तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन लर्निंग इंटेलिजेंट बिहेवियर, presenting and structuring of thoughts and ideas, probing and eliciting ideas, confronting novel tasks and situations of learning to deal with them, analyzing the issues involved in a situation.
तो ये तो सबके सब ही बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट प्रोसेसेस हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट क्या होगा? आपको पता है सबसे हाईएस्ट होता है जब हम नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, नई नई सिचुएशन, एवरी डे इज डिफरेंट, एवरी मोमेंट इज डिफरेंट। तो जब एक इंडिविजुअल जो है इंटेलिजेंट बिहेवियर डिपिक्ट करेगा, जब कोई नई सिचुएशन आएगी, है ना, कन्फ्रंटिंग न्यू सिचुएशन, और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे, क्रिएटिव आइडियाज के थ्रू कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस लगा के उनको सॉल्व कर पाएंगे। आंसर विल बी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। डीमैक यानी सिक्स सिग्मा का इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पे आ गया डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल, यही होता है ना। डिजाइन मेजर तो नहीं होता है, इंटीग्रेट नहीं होता है, डेमोन्स्ट्रेट नहीं होता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, सेट 1 और सेट 2 को मैच करना है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट क्या है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, मैच करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हम रिफ्लेक्टिव लेवल को चेक करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नो द सब्जेक्ट इन डेप्थ, leading to insight, leading clarity of structures. The main emphasis is on orderly presentation of thoughts. The basic purpose is to engage students in clear, coherent, and critical thinking. Purpose is to promote self feelings, leading to a sense of freedom. तो अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या जाता है। ये तो नहीं होगा, ऑर्डरली प्रेजेंटेशन भी नहीं होगा, इंगेज भी नहीं होगा। ठीक है, अब ए होगा या डी जाएगा? पर्पस इज टू प्रमोट सेल्फ फीलिंग्स लीडिंग टू अ सेंस ऑफ फ्रीडम, या फिर द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नो द सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड डेवलप इनसाइट, यानी कि आप सब्जेक्ट के बारे में रिफ्लेक्ट करें। तो देखा आपने क्या किया, जब भी आपको अनक्लैरिटी हुई आपने रिफ्लेक्टिव के साथ बाकी दोनों स्टेटमेंट्स को हटा दिया, जो कॉम्पिटेंट थी ए और डी उनके बीच में आपने स्ट्रॉन्गर को सिलेक्ट किया। तो देखो ए के साथ, है ना, 4 के साथ ए कहाँ लगा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे लगा, किधर है भाई ए के साथ 4, यहाँ पे जो बाकी चेक कर लेते हैं। ए के साथ 4 यहाँ लगा है, मेन ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंड चेक करते हैं। फिर उसके बाद है द मेन एम्फोसिस इज ऑन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन, इसके साथ गया है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल या फिर मेमोरी के ऊपर चेक करते हैं। The basic purpose is to engage students in clear, coherent, critical thinking leading to patterns of thought या फिर sense of freedom. So बहुत ही डिफरेंट सा है। इसको हम ऑटोनोमस एक तरह से होता है जब हम फ्रीडम यानी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो यहाँ पे मैं डी के साथ 1 को लगाना चाहूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है, डी के साथ 1 यहाँ पे है, ये डी के साथ 2 बोल रहा है, यानी डी सेज मेमोरी लेवल, सेल्फ फीलिंग्स लीडिंग टू अ सेंस ऑफ फ्रीडम। तो ये तो नहीं हो सकता, डी के साथ 2 नहीं जाएगा, तो फिर 4 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, डी के साथ 2 तो बिल्कुल नहीं जा रहा है और बाकी ऑप्शंस क्लोज में नहीं है। स्टिल लेट्स डू, क्योंकि डी के साथ 1 है, ये कह रहा है मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नो द सब्जेक्ट इन डेप्थ, डेवलप इनसाइट लीडिंग टू क्लैरिटी। अब ये कह रहा है अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है भाई, अभी तो मुझे इनसाइट के साथ रिफ्लेक्ट लग रहा था, लेकिन मुझे अब लग रहा है क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये कह रहा है कि ये जा रहा है अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है भाई, मैं डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस यही हैं, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव बिल्कुल गलत हो गया था, जाता ये इनसाइट के साथ है, लेकिन अब मेरे पास सिचुएशन में क्या है, आंसर में ये है, और ए के साथ 3 को मैं गलत नहीं कह सकती। तो बहुत चांसेस हैं आंसर ऑप्शन 4 होगा, मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद देख लेते हैं, ऑर्डरली प्रेजेंटेशन के लिए ये बोल रहा है मेमोरी लेवल, मतलब टीचर आपको क्लियरली चीजों को बता रही है, प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स लीडिंग टू देयर रिटेंशन। हाँ, अब यहाँ पे कीवर्ड मिल गया ना, रिटेंशन, रिटेंशन यानी मेमोरी, तो आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। सी को भी चेक कर लेते हैं, बेसिक पर्पस इज टू एंगेज द स्टूडेंट्स इन क्लियर, कोहेरेंट, क्रिटिकल थिंकिंग। तो भैया यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, तो इन्होंने इसको रिफ्लेक्टिव के साथ ले लिया। तो अब बेस्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसका ये वाला जो पोर्शन था मुझे सही नहीं लगा था। हाउएवर ए के साथ 4 सही था, बट वी गो विद ऑप्शन नंबर डी, थैंकफुली इट इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27, इन अ रिसर्च स्टडी द वेरिएबल विच इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट उसका जो इम्पैक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे दिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रेनियस बोलेंगे, मॉडरेटर बोलेंगे, इंटरवीनिंग बोलेंगे या ट्रीटमेंट बोलेंगे।
तो एक ऐसा वेरिएबल जो कि डायरेक्टली विजिबल नहीं है, एक्सट्रेनियस को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ट्रीटमेंट वेरिएबल को तो हम वैसे ही मैन्युपुलेट करते हैं, इफेक्ट उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होता है। तो मॉडरेटर होगा या इंटरवीनिंग होगा? इट विल बी इंटरवीनिंग, क्योंकि इंटरवीनिंग वेरिएबल की जब मैं आपको डेफिनेशन ही कराती हूँ उसके अंदर आई क्लियरली से कि इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। और मॉडरेटर वेरिएबल क्या करता है? वो इंटरवीनिंग वेरिएबल को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आंसर इट विल बी इंटरवीनिंग वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जिसका इंपैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आ सकता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, और मीनवाइल किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। What are the reasons of negligible number of studies of cost effective analysis of projects in the field of education? Evaluators inadequate background, lack of requisite exposure, lack of familiarity, less weightage assigned to educational concepts. इनका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि CEA को एजुकेशन में ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा गया है या क्यों नहीं पढ़ा जाता है। इवेल्युएटर के पास कम नॉलेज हो, बिल्कुल कॉम्पिटेंसी की कमी तो है ही हमारे देश के अंदर या लोगों के अंदर, हमेशा वी ऑल स्ट्राइव फॉर कॉम्पिटेंस। एक्सपोजर नहीं है भाई, ए और बी तो होगा ही होगा, ठीक है, फॉर श्योर मेरा आंसर यही होगा। और यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, लेस वेटेज तो नहीं होगा, ठीक है, वैसे भी मैक्सिमम ऑप्शंस 3 ही हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 कि बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, एक ही बात है, फेमिलियरिटी नहीं है। Moving on to question number 29. In the process of drawing a random sampling, which of the following process is in order of sequence? Random sampling करते टाइम आपको क्या फॉलो करना है? डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन, पहले यहीं से जाते हैं, ठीक है, ये सही हो सकता है, क्या सही नहीं है, पहले ही सैंपल साइज और फिर उसके बाद गलत। लिस्ट कर दो टारगेट पॉपुलेशन की, फिर डिफाइन करो, गलत, टाइम बचाना है ना। ड्रॉइंग सैंपल बाय रैंडमाइजेशन, उसके बाद सैंपल साइज डिसाइड करो, तो मेरा आंसर यहीं से ही 1 आ गया। तो आपको व्हाई आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस वे ताकि आपका टाइम बच पाए। मूविंग विद दिस तरह से क्वेश्चन पेपर फ्रेम हो रहा है, तो जहां पे थोड़ा सा इजी लेवल लगे और जहां पे बेसिक लगे तो इस तरह आप समय बचाइए। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ये कह रहा है पॉपुलेशन को डिसाइड करो, पॉपुलेशन के हिसाब से सैंपल साइज होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो मैं इसमें से 1000 सैंपल लूँ चलेगा, 10,000 सैंपल लूँ चलेगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल करोड़ की सैंपल है, करोड़ की पॉपुलेशन है, तो भाई 1 लाख तो बनता है ना। सो अ लॉट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन साइज, उसी से ही सैंपल साइज डिसाइड होता है, फिर ही आप सैंपल कलेक्ट करते हो। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ the next question says combination of different approaches to validate information strategies results in a research studies technically known as meta-analysis, triangulation, trend analysis या cross validation। तो ये जो टेक्निक है ना इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। एक्चुअली में इसमें हो क्रॉस वैलिडेशन ही रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट अप्रोचेस को डिफरेंट, या फिर आप देख सकते हो क्वालिटेटिव डेटा भी हो गया, क्वांटिटेटिव डेटा भी हो गया, हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा को स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्रॉस वैलिडेट करने के लिए ही, यही देखने के लिए कि हर तरह का जो डेटा है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई स्टडी है, ठीक है, उसमें मैंने क्वालिटेटिव डेटा भी लिया, दूसरे सोर्स से मैंने क्वांटिटेटिव भी लिया, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए ना, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी क्रॉस वैलिडेशन के लिए ही हम ट्रायंगुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस अप्रोच का नाम जब आएगा तो हम आंसर देंगे ट्रायंगुलेशन। हाउएवर ट्रायंगुलेशन के अंदर हम क्रॉस वैलिडेट ही कर रहे होते हैं, बड़ा टर्म है ट्रायंगुलेशन, सो वी गो विद दैट। Coming to question number 31. Which of the following are barriers in the way of education to be inclusive? Parents do not send their children with special needs to schools. Non-availability of suitable trained teachers. Children with special needs get legal protection या फिर scarce financial provision from the government. पेरेंट्स बच्चों को कभी कभी स्कूल भेजने में झिझकते हैं, सेंसिटिव पेरेंट्स होते हैं, कभी कभी स्कूल दूर पे होते हैं, करेक्ट है। हमारे पास थोड़े से टीचर्स भी कम हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ट्रेन हो। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स नीड लीगल प्रोटेक्शन। देखो हमारे देश के अंदर RPWD एक्ट है और प्रोविजंस भी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर सिटी, हर स्टेट के अंदर भी जो कमिश्नर्स होते हैं वो हैं जो इनकी नीड्स के लिए स्पेशली अलॉट किए गए हैं, उनकी जो पोजीशन है। तो सी तो नहीं होगा, और कम ग्रांट्स होते हैं। तो और अपने को ना
3 चूज करने हैं, तो स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। Moving on to the next question. Which of the following assessment area of learning outcomes will belong to lower level? ठीक है, ability to analyze the facts, ability to create and synthesize, mastery of facts as shown in reproducing them, ability to use standards for arriving। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं रिमेंबर के ऊपर, याद है ना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ना। रिमेंबर के बाद हम कहते हैं कि बच्चा अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड के बाद बच्चा उसको अप्लाई कर पाएगा, अप्लाई करने के बाद बच्चा उसको एनालिसिस या फिर एनालाइज कर पाएगा। अगर आप ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे जाएंगे तो वो कहता है सिंथेसाइज कर पाएगा, ठीक है, सिंथेसाइज करने के बाद वो इवैल्यूएट कर पाएगा। और अगर रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात करेंगे तो वो लास्ट में बोलता है कि सबसे बेस्ट होता है क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पे एनालाइज तो नहीं होगा क्योंकि लोअर लेवल पूछा है। तो लोअर लेवल क्या होता है, रिमेंबर, रिमेंबर यानी कि मेमोराइज। सो क्रिएट भी नहीं होगा, ठीक है। मास्टरी हो सकता है क्योंकि मेमोराइजेशन है, और रिप्रोड्यूस मतलब रट्टा मारना, आपसे मैं कुछ पूछूं आप फैक्ट्स बता पाए। और यूज स्टैंडर्ड्स अराइविंग एट डिसीजंस यानी कि इवैल्यूएट करना तो नहीं होगा। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। Coming on to the next question, which of the following research designs is most appropriate for depicting lived experiential reality? Phenomenological research. Phenomenological research के अंदर हम क्या करते हैं, lived experiential reality. For example, इस टाइम पे रशिया के अंदर क्या चल रहा है, यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टेट है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज हो रही है, या फॉर एग्जाम्पल आपने कोविड के ऊपर ही रिसर्च करनी है। सो those people who are impacted by that particular topic जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, ये नहीं कि आपने सर्वे कर लिया किसी के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज आई से रशिया के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो कि वहां पे लोगों की, आम जो लोग हैं उनकी क्या इम्पैक्ट हुई है लाइफ वॉर की वजह से, तो आपको वहां पे उन लोगों ने जो फेस किया, या जापान के अंदर अभी अर्थक्वेक आया तो क्या लोगों ने फेस किया, या आता रहता है, वहां के लोग दे आर यूज टू इट, उनकी बिल्डिंग्स इस तरह बनी हुई हैं। तो अगर आप उनके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो वही लोग आप डेटा के अंदर लोगे, उन्हीं से डेटा कलेक्ट करोगे। और फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च का कीवर्ड ही यही है, लिव्ड एक्सपीरियंशियल रियलिटी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Jain philosophy, when by the possession and practice of right faith, knowledge, conduct, ये क्या होते हैं, त्रिरत्ना। FKC क्या है, त्रिरत्ना। ये कहते हैं कि अगर आप जैनिज्म के त्रिरत्ना फॉलो करते हो तो क्या होता है, इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश कार्मिक मैटर इज ब्लॉक्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संवर। संवर एक ऐसी स्टेट है जैनिज्म के अंदर जिसके अंदर बोला जाता है कि अगर आप अपने आप को सही फेथ में रखते हो, नॉलेज सही रखते हो, कंडक्ट अपना सही रखते हो, तो जो आपके आउटसाइड कर्मास जो होते हैं ना, वो आपकी सोल तक नहीं पहुंचते हैं। और इससे क्या होता है, ये स्टेज, इसके 6 टाइप्स होते हैं, और इसको पालन करने से आपको निर्वाण की प्राप्ति जो है हो जाती है, रीबर्थ आपका नहीं होता है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। डिटेल के अंदर ये आपको मैंने यहाँ पे लिख के भी बताया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम विद ई लर्निंग हाइब्रिड अप्रोच, क्या बोलेंगे भाई, ब्लेंडेड बोलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग तो नहीं होगी। सिंक्रोनस क्या होता है, जब आप लाइव लर्निंग कर रहे होते हो, ठीक है। एसिंक्रोनस होती है जब आप रिकॉर्डेड देख रहे होते हो, पॉडकास्ट, वीडियोज, ऑडियोज। Coming to question number 36, which of the following statements explain the management principle span of control as propounded by Fayol? तो यहाँ पे देखिए, one can work effectively for limited hours नहीं होगा, one can work with limited people नहीं होगा। span of control का मतलब होता है कि कितने लोग या कितनी एरिया है जहाँ पे आप efficiently work कर सकते हो, कितने लोगों को influence कर सकते हो। तो ये तो नहीं है ना, limited hours, limited number of people, only 4 to 6 people can make an effective group नहीं। span of control मतलब you are a leader and those people and those areas जहाँ पे आप उनको influence कर सकते हो अच्छे से। Moving on to the next question, which of the following research designs utilizes data from individuals, autobiographies, personal talks? तो narrative research, इसके अंदर क्या होता है ना, लाइफ स्टोरीज आती है ना। ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर क्या होता है, हम कोई नई थ्योरी निकाल के लाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर डेटा सैचुरेशन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट कंपैरिजन हो रहा है। नैरेटिव में लाइफ स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज आता है। केस स्टडी जो होता है वो टिपिकल केस का इन डेप्थ एनालिसिस होता है। एथनोग्राफिक होता है जब आप किसी की रेस, किसी की एथनिसिटी के ऊपर स्टडी कर रहे होते हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38, इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होता है, जैसे हम लोगों को ये लोग टीचिंग प्रैक्टिस में भेजते हैं, तो क्यों भेजा जाता है।
it to help what? Teachers in school, student teachers in training program, टीचर एजुकेटर्स इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर प्रिंसिपल्स। तो ये तो काट दो भाई, प्रिंसिपल्स को भी काट दो। इंटर्नशिप किसको देंगे भाई? स्टूडेंट टीचर्स को देंगे, है ना। जब आप बीएड में होते हो तो आपको स्टूडेंट टीचर कहलाया जाता है, जब आप एमएड में हो तो आपको टीचर एजुकेटर कहलाया जाता है। तो टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर हम स्टूडेंट टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भेजते हैं फॉर गेनिंग एक्सपर्टीज। नाउ which branch of philosophy has direct relevance for deciding transactional strategies for curriculum? philosophy की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो हमको बताती है methods of teaching? methods of teaching के अंदर हमको गाइडेंस दी जाती है। तो मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ रियलिटी, ठीक है। ऑन्टोलॉजी क्या होता है? बीइंग, इसका कीवर्ड है स्टडी ऑफ बीइंग, ये क्या है? स्टडी ऑफ रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज, ठीक है। नॉलेज अबाउट एम हो सकता है ना। नॉलेज अबाउट टीचिंग लर्निंग मेथड्स हो सकता है। एक्सियोलॉजी तो देखो एथिक्स हो गई। तो ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजी, नॉलेज, किस प्रकार की मेथोडोलॉजी, स्पोर्ट्स की टीचर हो तो स्पोर्ट्स ग्राउंड में लेके जाना पड़ेगा, म्यूजिक के हैं तो म्यूजिक रूम में पढ़ाना पड़ेगा, एंड ऑल ऑफ दैट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एप्रोप्रिएट मेथड डिसाइड करेंगे। रूसा का एम क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एम क्या होता है? फंडिंग देना एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना, फंडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, या फिर हायर एजुकेशन का ब्लूप्रिंट बनाना नहीं होता, है ना। रूसा का एम क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज या जो कॉलेजेस होते हैं, एक तरह से रूसा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर एल्यूमिनाई जो होते हैं यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, वो इकट्ठे होते हैं, प्रोग्राम्स जैसे मेंटरिंग सेशंस भी होते हैं, और दे वर्क कि एक पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कैसे ग्रो कर सकता है। तो फंडिंग तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं होता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इज स्पेशली व्हेन वी कंबाइन एल्यूमिनाई विद वर्किंग प्रोफेशनल्स जो पर्टिकुलर अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर उसकी ग्रोथ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इन द 8 फोल्ड नोबल पाथ बाय बुद्धा, इनमें से राइट नॉलेज का बेस क्या है? बेसिस ऑफ राइट नॉलेज। तो 8 फोल्ड पाथ, वीजा, LEMC, ठीक है। विजन, इंटेंट, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, मेडिटेशन, बेसिकली इसको माइंडफुलनेस कहते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे इसको लिखा होगा मेडिटेशन, और ये जो है इसको बोला जाता है अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये समाधि का स्टेट है, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। माइंडफुलनेस, कॉन्सेंट्रेशन अंग्रेजी में पहले आता है, मेडिटेशन बाद में, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इन द 8 फोल्ड नोबल पाथ गिवन बाय बुद्धा, राइट नॉलेज का बेस क्या बनता है? एक्शन या स्पीच, एक्शन या लिविंग, थॉट एंड कॉन्सेंट्रेशन, या फिर फेथ एंड रिजॉल्व। फेथ, राइट, फेथ, ठीक है, एंड रिजॉल्व यानी कि इंटेंट, विजन, ठीक है। सो आंसर विल बी आपका राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व। विल पावर आपकी, आपको राइट नॉलेज, स्पीच, नॉलेज से आप स्पीच आपका सही होता है, नॉलेज से आपका एक्शन सही होता है, ठीक है। लिविंग नॉलेज होगी तभी सही लाइवलीहुड जी पाओगे। जब आपकी राइट नॉलेज होगी, ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन लास्ट के अंदर, मैंने आपको बोला ना इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, तो बेसिकली इनका मतलब है समाधि। नहीं भाई, हम लोगों की जो नॉलेज का बेस है, जब अपने पास राइट फेथ होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम सही होता है, हम लोग सही इंटेंट से चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं, तो वो राइट नॉलेज का बेस बनता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 2 सेट्स गिवन बिलो आपको मैच करना है। वी हैव वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट और टीचर का रोल विजुअलाइजेशन। तो आइडियलिज्म किसके साथ जाएगा? टू असिस्ट ईच स्टूडेंट पर्सनली टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, टू फंक्शन एज अ कंसल्टेंट, नहीं, टू बी अ रोल मॉडल, टू बी एम्यूलेटेड, टू इम्पार्ट नॉलेज। तो आइडियलिज्म के अंदर टीचर को सबसे बड़ी पोजीशन दी जाती है, तो ए के साथ 3 जाएगा, ठीक है। ये होने के बहुत चांसेस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है रियलिज्म के साथ जाएगा टू इम्पार्ट नॉलेज। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट नो वरीज, नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि रियलिज्म के अंदर साइंस, फैक्ट्स, रियलिटी बता रहे हो। वी मूव टू सी, प्रैग्मेटिज्म कह रहा है प्रॉब्लम सिचुएशन यानी प्रैक्टिकल, यहां से सही लग रहा है मुझे, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन। और डी एग्जिस्टेंशियलिज्म, सेल्फ रियलाइजेशन। बेसिकली जो सेल्फ रियलाइजेशन शब्द है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, मैं बहुत बारी बताती हूँ। वेदांत के अंदर ब्राह्मण को अचीव करना, सांख्या के अंदर पुरुष प्रकृति के बीच में डिफरेंस को हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, बुद्ध
बुद्धिज्म के अंदर जो है निर्वाण को हम सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे इनका कहने का मतलब है अपने आप को पहचानना, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानना। तो गोइंग विद वॉट एवर ऑप्शन हैव बिन गिवन, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बेस्ट है। ठीक है, आइडियलिज्म के साथ जो है वो इम्पार्ट नॉलेज, आइडियलिज्म के साथ असिस्ट पर्सनली नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, है ना। और आइडियलिज्म के साथ रोल मॉडल हो सकता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक्शन रिसर्च का स्टेप इन्होंने पूछा है। तो एक्शन रिसर्च सबसे पहले कर्ट ल्यूइन ने दिया था, लेकिन एजुकेशन की फील्ड में स्टीफन कोरी ने लगाया था। साइक्लिक प्रोसेस है और इसके जो स्टेप्स होते हैं वो 4 होते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो देख लो भाई कहाँ पे है ये, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ऑप्शन नंबर 2, राइट। एक्शन रिसर्च क्या होता है, आप फटाफट से ग्रास रूट लेवल के ऊपर कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द मेजर्स सजेस्टेड बाय यूएनसीआरपीडी। तो कोई भी आपको 3 चुनने हैं। एंश्योर फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि वो लोग जो स्पेशली एबल्ड हैं उनको इक्वल मिलना चाहिए ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल करेक्ट है। फंडामेंटल फ्रीडम देनी बच्चों को या वो लोग जिनको डिसेबिलिटीज है, बिल्कुल सही है। इंश्योर लीगल एक्शंस फॉर पेरेंट्स फॉर नॉट सेंडिंग, मतलब पेरेंट्स के खिलाफ आप लीगल एक्शन तो नहीं ले सकते, है ना। रिस्पेक्ट, मतलब जो भी बच्चे हैं जिनकी भी स्पेशल नीड है उनको दे डिजर्व रिस्पेक्ट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, यानी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, करिकुलम चेंज जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इनविजेजेस, यानी कि इन 5 में से आपको कोई 4 चूज करने हैं। कंटेंट के अंदर चेंज होता है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंज, एम, सॉरी आई मिस दिस, चेंज इन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रेडिशनल क्लासरूम हो गया, ब्लैक बोर्ड, उसके बाद व्हाइट बोर्ड आ गया, डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस चेंज हो गए, स्मार्ट बोर्ड्स आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया। मेथड ऑफ टीचिंग, जैसे अभी ब्लेंडेड टीचिंग आ गया, पहले नहीं होता था, है ना। इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंदर कितना चेंज आ गया, अभी आप सीबीटी मोड में पेपर देते हो, पहले टीचर खुद से चेक करता था। तो अब इन 5 में से मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग चूज करना है, तो ऑब्वियसली मैं बिल्डिंग्स के अंदर चेंज को मैं थोड़ा सा पीछे हटा दूंगी, है ना। तो ये सी ऑप्शन जो है वो हट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Moving on to the next question, which of the following commissions was exclusively, made to direct teacher education in India? तो आंसर इज जस्टिस वर्मा कमीशन। 2012 में एक और जस्टिस वर्मा कमीशन आया था जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बेस्ड था, लेकिन एक टिपिकल कमेटी या टिपिकल कमीशन जो सिर्फ और सिर्फ टीचर एजुकेशन के लिए है वो जस्टिस वर्मा कमीशन है। क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, ठीक है, इन टीचर एजुकेशन, ये इसका टैगलाइन है। Coming to question number 47, what is the correct sequence for staff recruitment? Suppose आपकी कोई कंपनी है और आपने कोई जॉब निकाली है, तो वो कह रहे हैं कि क्या सीक्वेंस होगा, आपने रिक्रूट करना है। तो वो कह रहे हैं टेस्टिंग कम इंटरव्यू, फिर उसके बाद जॉब एनालाइज, फिर उसके बाद एडवर्टाइज, मतलब लोगों की पहले इंटरव्यू लेंगे, एडवर्टाइजमेंट जो है बाद में। आंसर आ गया भाई, आंसर देख लिया तुम लोगों ने, ठीक है। पहले हम इंटरव्यू करेंगे, फिर उसके बाद ढूंढेंगे जॉब क्या है, नहीं, जॉब एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, फिर अपॉइंटमेंट। ये क्या कह रहा है, पहले एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, उसके बाद जॉब एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन। तो भाई एडवर्टाइजमेंट निकालने से पहले पता होना चाहिए ना कि किसकी एडवर्टाइजमेंट निकालनी है, ठीक है। अगर मेरे स्कूल में साइंस टीचर की है रिक्वायरमेंट, तो पहले मुझे पता होना चाहिए साइंस टीचर की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट निकालूंगी। ये तो नहीं कि एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे और पता ही नहीं किस चीज की निकाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48, in developing learning outcome based curriculum, the formulation of objectives in behavioral terms poses challenge for which of the learning types given below? तो लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम मुझे बनाना है, तो कौन सा चैलेंज आ सकता है? फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को लर्न करवाना, कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स को, एप्लीकेशन को, या फिर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल कौन सा है? आसान होता है मेमोराइज करना ना, बहुत आसान होता है, लेकिन किसी चीज को इवेल्युएट करना, लिटरली एनालाइज करना, क्रिटिकल थिंकिंग, इसके अंदर ये हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। तो सबसे ज्यादा, और बिहेवियरल टर्म्स की जब हम बात करें ना, तो हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स, हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर ही फोकस करते रह जाते हैं, ठीक है। बच्चे को रटवा लो,
बच्चे की हैबिट बनवा लो, कंडीशनिंग करवा लो, तो हम फोकस नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया। तो वेरएज जो क्रिटिकल और क्रिएटिव है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट के ऊपर अप्रोच है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो ये बड़ा चैलेंज होता है। तो इसी की वजह से हमारा जो एनसीएफ है वो कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर अभी बेस्ड है। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो क्रिटिकल पेडागोजी बाय पॉलो फ्रायर के साथ जाती हैं? टीचिंग इज इनहेरेंटली पॉलिटिकल, टीचिंग implies absence of neutrality of knowledge, teaching is pro-establishment, issues of social justice from democracy are integral part of teaching, teaching is away from social reality। पॉलो फ्रायर क्या बोलते हैं क्रिटिकल पेडागोजी में कि टीचर और स्टूडेंट को डायलॉग मेथड से पढ़ना चाहिए, आसपास की सिचुएशंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अगर कहीं पे ऑपरेशन चल रहा है, कोई हाई जो प्रोफाइल लोग हैं वो किसी को डोमिनेट कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आप एक्ट करो। और हमेशा पॉलिटिक्स तो भाई क्रिटिकल कॉन्शियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए, सोशल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो सबसे मैं यहाँ पे मुझे 3 चूज करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे वीक को निकालती हूँ। टीचिंग इज अवे फ्रॉम सोशल रियलिटी, नहीं, वो तो कहते हैं कि रियलिटी ही टीचिंग में होनी चाहिए। तो जहां पे भी ई लिखा है वो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस आर इंटीग्रल पार्ट, हाँ जी, जहां पे डी होगा वही मेरा आंसर होगा, यहाँ पे है। टीचिंग इज प्रो एस्टैब्लिशमेंट, प्रो एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है? पहले ही डिफाइन की हुई। ठीक है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट क्या होगी? आपने पहले से ही डिफाइन की हुई है। ऐसा नहीं है ना, टीचिंग तो समय के साथ हमको टीचिंग मेथड भी चेंज करने पड़ते हैं, कंटेंट भी चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एस्टैब्लिश कर दिया पहले से और वही लागू होगी। पॉलिटिकल होती ही होती है, ये कार्ल मार्क्स ने भी बोला था कि जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को। एब्सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि आपको नॉलेज के साथ साथ, प्योर नॉलेज नहीं बल्कि एजेंडा सेटिंग, जो आपको पता है कि पॉलिटिकल लोग चाहते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी आप फॉलो करो, तो वो एब्सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ नॉलेज, प्योर नॉलेज नहीं है, उसके साथ एजेंडा ड्रिवन नॉलेज भी आपको दी जाने की कोशिश की जाती है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, moving on to the next question, in planning in service teacher education programs in India, which of the following is most important? सपोज आपको कोई सेमिनार वर्कशॉप करना है तो इनमें से 5 स्टेटमेंट्स में से कोई 3 आपको चूज करनी है। सबसे पहले ये क्या बोलता है? इन सर्विस टीचिंग लर्निंग सिस्टम एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, आप इन सर्विस को एक इंटीग्रल पार्ट जो है वो बनाइए, बिल्कुल सही। फोकसिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब यही है कि जो आपके टीचर्स हैं उनको सक्षम करो, रेगुलर उनका कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, सेमिनार्स के अंदर पार्टिसिपेट करो, परफेक्ट। तो जहां पे ए और बी है वही मेरा आंसर होगा, इनको काटो। अब यहाँ पे अपनी लड़ाई होगी ऑप्शन नंबर सी और ई के बीच में। ये कह रहा है इनहैंस करो फाइनेंशियल बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कह रहा है एम्फोसाइज करो कमिटमेंट कॉन्फिडेंस लेवल। ये ज्यादा हो गया ना इंपॉर्टेंट, है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड हो गया। और यहाँ पे ये कह रहा है कि ड्यूरेशन बढ़ा दो, भाई ये तो एक तमाशा ही बन चुका है ना। ड्यूरेशन ऑफ इन सर्विस का मतलब सेमिनार है 2 दिन का है तो उसको 4 दिन का कर दो, वर्कशॉप 10 दिन की है तो उसको 20 दिन की कर दो। जब तक आप क्वालिटी में चेंज नहीं लाएंगे ड्यूरेशन इंक्रीज से कुछ नहीं हो सकता है। फाइनेंशियल बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, बट हमको सिर्फ 3 चूज करने हैं। तो टीचर्स के बीच में कमिटमेंट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल, और कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज से आता है, स्किल से आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? A, B and E, option number 3. Moving on to the next question, a student of class 10 approaches the class teacher and informs them about the schedule of examination कि कब announce होगा, and it makes him or her easy. What type of guidance this situation warrant? एक बच्चा है 10वीं कक्षा का और जब स्केड्यूल अनाउंस होता है तो वो अनईजी सा हो जाता है, तो यहाँ पे किस प्रकार की गाइडेंस चाहिए? एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, हेल्थ? तो सिंपल सी चीज है, पर्सनल। पर्सनल, वो आपको एजुकेशन रिलेटेड डाउट्स नहीं पूछ रहा है, वो उसकी मेंटल हेल्थ हो गया या उसको पर्सनली चीज़ों को हैंडल करना नहीं आ रहा। यहाँ पे ये नहीं हुआ है कि उसको किसी सब्जेक्ट के अंदर डायग्नोसिस हुआ है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे डेट शीट अनाउंस होती है वो तकलीफ में, यानी कि पर्सनली उसको चीज़ें हैंडल करनी नहीं आ रही हैं। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इज नीडेड टू, टीचर एजुकेशन को आप प्रोफेशनलाइज करते हो क्यों? अगेन एनी 3 स्टेटमेंट्स। टीचर्स की नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, उनके टीचिंग स्किल्स को शार्पन करने के लिए, नए आइडियाज वो कंट्रीब्यूट कर पाए, अच्छा है बिल्कुल।
ट्रेन स्टूडेंट्स टू बी टेक savvy, मतलब बच्चों को तुम बना दो, विजर्ड्स बना दो कि बहुत टेक्नोलॉजी यूज करें, नहीं। टीचर्स को बोलो कोचिंग सेंटर खोलने के लिए, नहीं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगेन 4 में से 3 स्टेटमेंट चूज करनी है या नन ऑफ द अबव। हाउ वुड यू एज अ टीचर आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स विद माइल्ड लर्निंग इम्पेयरमेंट? आप एक टीचर हो, आपको कोई बेसिक आइडिया नहीं है बच्चों की बैकग्राउंड का या उनके बेसिक स्टैट्स का। तो अगर कोई आपके क्लास के अंदर कोई बच्चा है जो इंटेलेक्चुअली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे क्या लिखा है? माइल्ड लर्निंग इम्पेयरमेंट। यहाँ ना हियरिंग लिखा है ना सीइंग लिखा है, ठीक है। The learner keeps hand near his or her ear when you speak to him or her, यानी कि यहाँ पे उसको हियरिंग के बारे में इश्यू हो रहा है। The learner leans towards you in an attempt to hear better, अगेन हियरिंग के बारे में बात की जा रही है। The learner squeezes and looks at you। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये बात कर रहा है, स्क्वीजेस का मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे आई लिखा है ना। कभी कई कई बच्चे आंख ऐसे बंद करके देखते हैं, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये कच्चा पक्का सा स्टेटमेंट मुझे लग रहा है। द लर्नर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू योर कॉलिंग, यानी अगेन हियरिंग। तो इनका एक्चुअली में आंसर होना चाहिए माइल्ड लर्निंग नहीं, मेरे को लगता है माइल्ड हियरिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए, बी और डी आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट सीक्वेंस क्या है लर्निंग थ्योरीज की? ठीक है, आपको पता है कि पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया था, बिहेवियरिज्म आया था, उसके बाद फंक्शनलिज्म, सॉरी स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, जेस्टॉल्ट, कॉग्निटिविज्म, इस तरह से बना था, ठीक है। तो पहले थॉर्नडाइक की थ्योरी आई थी, फिर पावलोव की आई थी, फिर स्किनर की आई थी, फिर टोलमैन, कॉग्निटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट सही लग रहा है मेरे को, बाकी चूज कर लेते हैं। ये कह रहा है पहले स्किनर की आई थी, फिर क्लासिकल, गलत हो गया। ये कह रहा है थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म पहले आया, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग उसके बाद आया, फिर सोशल थ्योरी आई, फिर कॉग्निटिव थ्योरी आई, भी मुझे सही टाइप का लग रहा है। क्लासिकल कंडीशनिंग आया, फिर ऑपरेंट आया, फिर जेस्टोल्ट आया, कनेक्शनिज्म आया, कंस्ट्रक्टिविस्ट आया। हाँ भाई करेक्ट तो लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो मेन ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 1 और 4 के अंदर ज्यादा मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने थॉर्नडाइक, स्किनर्स ऑपरेंट, सोशल, कॉग्निटिव बोला, लेकिन अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 थ्योरीज मेंशन्ड है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 थ्योरीज मेंशन्ड है और करेक्ट ऑर्डर में। तो स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसके बाद पावलोव की थ्योरी आई बिहेवियरिस्ट, स्किनर की आई, टॉलमैन की जेस्टोल्ट थ्योरी आई, जेस्टोल्टिस्ट आई, कॉग्निटिविस्ट, और उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिनके पास भी मेरी किताब है, वहां पे मैंने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल डायग्राम बनाया हुआ है, ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयार रहें। नाउ रिलायबिलिटी जो होती है एक क्वेश्चनर की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फ्रॉम रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च टूल? रिलायबिलिटी फिक्स्ड होती है एक पर्टिकुलर गिवन टूल की। कोरिलेशन होता है स्कोर्स का टेस्ट के ऊपर, बिल्कुल सही है ना। होता है कि नहीं रिलायबिलिटी के अंदर जो इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है, जिसके अंदर आप स्प्लिट हाफ करते हो, राइट, या एवरेज इंटर आइटम करते हो, इसीलिए तो हम कहते हैं कि रिलायबिलिटी कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से लेके 1 होगी, करेक्ट है। 0.8 से ऊपर अच्छी होती है, तो बी तो है ही है। तो जहां पे बी नहीं है उसको काट दो भाई, ये मेरे लिए बहुत सिंपल रहता है। ये डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे, मतलब सैंपल टू सैंपल वेरी करता है। तो अब यहाँ पे डी भी है और बी भी है, डी भी है बी भी है। अब लड़ाई ए में है और किसके अंदर है? ई के अंदर है। इट इज अफेक्टेड बाय वेरिएंस ऑफ स्कोर्स, इट इज अफेक्टेड बाय वेरिएंस ऑफ स्कोर्स, या फिर यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड फॉर अ गिवन टेस्टिंग टूल। ऐसे कैसे हो सकता? अगर मैं सैंपल चेंज कर रही हूँ तो हो सकता है रिलायबिलिटी भी चेंज हो, अगर मैं आइटम्स चेंज कर दूं तो भी हो सकता है रिलायबिलिटी इंपैक्ट हो, राइट। स्कोर्स वेरी करते हैं तभी तो रिलायबिलिटी आती है। अगर स्कोर ज्यादा वेरी करेंगे तो 0.5 0.4 ऐसे करके रिलायबिलिटी आएगी, और अगर पॉइंट क्लोजर होंगे तो 0.8 से ऊपर की रिलायबिलिटी आएगी। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा स्कोर वेरी करेंगे, सपोज मैंने एक टेस्ट बनाया, मैंने 100 लोगों के ऊपर दिया, अब सपोज 2-3 क्वेश्चंस हैं और जो बच्चे हैं उनके आंसर्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, कोई सही कर रहा है कोई गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएंस है, तो डेफिनेटली वो मेरे टेस्ट को कम रिलायबल बनाएगा, राइट। और यही अगर क्लोजर आंसर्स हैं उनके, वो उसको रिलायबल बनाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, डी एंड ई।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोनेंट्स की बात की जा रही है और साथ में उन्होंने क्या नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर दिया। तो पियाजे हैं, ऑजुवेल हैं, ब्रूनर हैं, विगोत्स्की हैं। तो भाई जब हम पियाजे के बारे में बात करते हैं तो क्या आता है, सिमुलेशन एकोमोडेशन, एडॉप्शन बेस्ड कॉग्निटिव अप्रोच आता है। एडवांस ऑर्गेनाइजर तो ऑजुबेल ने दिया ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, जो सबसे ऊपर ऊपर से दिख रहा है उसको पकड़ लो, ठीक है ना। सी के साथ देखो टू कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, अरे वाह आसान हो गया, बाकी चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है वेगोत्स्की के साथ जाएगा पीयर ग्रुप, ठीक है ना, सोशल लर्निंग थ्योरी आ गया आपका, ठीक है। विगोत्स्की क्या बोला जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म तो नहीं लिखा है लेकिन सोशल लिखा है, सोशल इंटरेक्टिव तो हम मान के चलेंगे डी के साथ जो 3 है वो करेक्ट है। उसके बाद हम पियाजे के लिए ये बोल रहे हैं एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमा, ये सब सही है। और ब्रूनर के साथ ये बोल रहे हैं एक्टिवेशन, मेंटेनेंस, डायरेक्शन बेस्ड एक्सप्लोरेटरी लर्निंग अप्रोच, क्लियर है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। एंड अब हम आते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर और उनके प्रोपोनेंट्स कौन थे। तो कितना सिंपल है, ठीक है। जो सबसे प्यारा आपको और मुझे लगते हैं वो लगते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि किसने दिया, गार्डनर ने। ढूंढो भाई गार्डनर, बी के साथ देखो 4 कहाँ लगा है। और ये लोग इतने प्यारे हैं, ये देखो 2017 का पेपर है, ठीक है। यहीं से हम लोग अगर टाइम कम है तो इसी से मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी चेक करते हैं। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है वो थर्स्टन ने दी, 7 फैक्टर्स बिल्कुल करेक्ट है। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज जो है वो कैटल ने दी थी। कोपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो स्टर्नबर्ग ने दी थी, स्टर्नबर्ग का ट्रायर्किक थ्योरी। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज क्या होती है कि जो कैटल है वो बोलते हैं कि कुछ इंटेलिजेंस का पार्ट जो है वो बचपन से इनेट अपने पास होता है और एक होता है जो हम समय और एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज करते हैं। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, थिंकर्स को मैच करना है और उनकी किताबों को मैच करना है। तो मेरे को जो सबसे पहले नजर आए वो है गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। देखो बी के साथ 1 कहाँ लगा है। आई बिकम सो एक्साइटेड जब ऐसे मैच द फॉलोइंग के अंदर जैसे जिक्सॉ पजल होता है ना, जब हम वो सॉल्व करते हैं। तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ गीतांजलि, बाकी चेक कर लो। स्वामी विवेकानंद जी, मॉडर्न इंडिया, ओके फाइन, न्यू वेदांत का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, एम के गांधी के लिए माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, बहुत ही बढ़िया। और जिदु कृष्ण मूर्ति के साथ फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इनकी किताब थी, बिल्कुल सही। आंसर अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फियाक्स के ऊपर बेस्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ फियाक्स 10x10 ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स, द सेल्स विच इंडिकेट सस्टेन्ड लेवल ऑफ वर्बल इंटरेक्शन। सस्टेन्ड लेवल ऑफ वर्बल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको पता है फियाक्स बेसिकली वर्बल इंटरेक्शन के ऊपर ही जो है वो बेस्ड होती है। इसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट रेशियो। सस्टेन्ड मतलब एक धार के अंदर टीचर जो है एक पढ़ा रही है। सस्टेन करना एक चीज है जिसको आप कंटिन्यू कर रहे हो, वर्बली कंटिन्यू कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रेशियो। मतलब जैसे आपको पता है कि अब मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो थोड़ा सा हम लोगों का समय लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 10 कैटेगरीज ऐसी होती हैं, 10 ऐसी होती हैं, ठीक है। तो जो टीचर के बोलने वाले जो सेल्स होते हैं आप देखोगे वो सिंक में फिल हैं, उनके अंदर टैलीज फिल हैं, यानी टीचर रेगुलर कम्युनिकेट कर रही है, पढ़ा रही है, इंटरेक्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रेशियो। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, assertion रीजनिंग का क्वेश्चन है। यू कैन फाइंड पीपल विद फिक्सेशन, ऑब्सेशंस, कंपल्शंस हु पुट वर्क अहेड ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, बट दैट इज नॉट नॉर्मल। वर्क आफ्टर ऑल इज ओनली वर्क। मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आप लाइफ में पाते हो जो काम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं अपनी हेल्थ से ज्यादा। रीजन है, द की टू सक्सेस एज अ मैनेजर इज इंटरवीनिंग इफेक्टिवली, डूइंग द राइट थिंग्स एट राइट टाइम। अब सही है, जो मैनेजर होता है उसको सही टाइम पे इंटरवीन करना पड़ता है और चीजों को हैंडल करना पड़ता है। एजर्शन भी करेक्ट है, रीजनिंग भी करेक्ट है, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे लोगों की फिक्सेशन के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे आप उनके लीडर मैनेजर की बात कर रहे हो, तो आर इज नॉट करेक्ट। रीजनिंग सपोर्ट नहीं करती है, आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एक इन्वेस्टिगेटर है वो टाइप 2 एरर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान करता है। टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 1 होता है, आई एक्सप्लेन इट विद 1RT। टाइप 2 एरर क्या होती है, 2AF। टाइप 1 मतलब यू रिजेक्ट, रिजेक्ट व्हाट,
ट्रू नल हाइपोथेसिस, इसके अंदर क्या होता है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो फॉल्स व्हाट नल हाइपोथेसिस। तो टू के अंदर आप देखोगे एक्सेप्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, नहीं, एक्सेप्ट्स अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो 61 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। एक वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, लर्नर्स यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम एनवायरनमेंट, जो कि टीचर ट्यूटर पढ़ा रहा है, अ ट्रेनिंग कोर्स डन बाय यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट एक्सेस थ्रू वेबिनार्स, ठीक है, ऑनलाइन लाइव लर्निंग कोर्स। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, फिर से चेक करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम मतलब आप उसको देख पा रहे हो, जरूरी नहीं है इंट्रैक्शन इसके अंदर आएगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है लर्नर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक क्लासरूम है उसके अंदर बच्चे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो कट जाएगा, ठीक है। अ ट्रेनिंग कोर्स डन यूजिंग यूट्यूब, अब यूट्यूब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, कट जाएगा। जब एक बार ही पढ़ते हो तो सब एक जैसे लगते हैं, बट व्हेन यू नो क्रिटिकली थिंक तो इजी हो जाता है। ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट एक्सेस थ्रू वेबिनार्स, और ये कह रहा है लर्निंग कोर्स, लाइव लर्निंग कोर्स, लाइव लर्निंग जो कोर्स होता है वो सिंक्रोनस होता है। और वर्चुअल क्लासरूम होगा जब आप ऑनलाइन कोई चीज अटेंड कर पाते हो, ऑनलाइन प्योरली कोई चीज देख पाते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन, हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए सही क्या है, क्वालिटेटिव डेटा बेस्ड होता है, हाइपोथेसिस भैया नहीं टेस्ट होती है, किसी भी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती है। तो देखो जहां पे तो बी लिखा है ना उसको वैसे ही हटा दो, अरे भाई मेरा आंसर आ गया, एडीई होगा। कंटेंट एनालिसिस होता है, डेटा जो है वैलिडिटी ऑथेंटिसिटी, आप देखते हो ऑथेंटिसिटी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, वैलिडिटी को हम बोलते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्वालिटेटिव डेटा है। इसके ऊपर आते हैं, मैच करना है आपने दो सेट्स को, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की डायमेंशंस हैं, 5 डायमेंशंस, और उनको आपने मैच करना है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी क्या होता है, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल स्किल्स क्या होते हैं, ठीक है भाई देखते हैं। बीइंग एबल टू सेंस व्हाट अदर्स फील एंड वांट, मेरे को सबसे इजी यहाँ पे लगा एम्पैथी, ठीक है। एम्पैथी का मतलब ही यही होता है कि दूसरों को जान पाना कि वो कैसे फील कर रहे हैं। तो देखो डी के साथ 2 कहाँ लगा है, भाई आसान कर दिया इन्होंने मेरे लिए, है ना। इसको चेक करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस जो है, नोइंग ऑफ ट्रू फीलिंग एट द मोमेंट, मतलब एक ऐसी चीज जो मैं इस टाइम पे फील कर रही हूँ, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट की जहां पे बात आती है, मतलब अपने इमोशंस को हैंडल करना, मैनेज करना, सही चल रहा है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये बोल रहा है स्टेइंग इन द कोर्स टुवर्ड्स द डिजायर्ड गोल, मतलब अपने जो गोल, अपना जो लक्ष्य है, जितना मर्जी आपको टफ लगे आप लगे पड़े हो उसकी तरफ, सही है, ठीक है। एम्पैथी हमने कर लिया, सोशल स्किल्स हो गया कि दूसरों को गाइड करना, दूसरों से बातचीत करना। आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर आते हैं, इन पोर्टफोलियो असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी, the specific nature of activities to be performed, the norms following which the activities have to be regulated, duration of time allowed for completion of portfolio, या फिर the rubrics in terms of which portfolio will be judged। एक बारी क्वेश्चन देख लो फिर से, पोर्टफोलियो आप किसी का असेस कर रहे हो तो किस चीज को प्रायोरिटी दोगे, कि कौन से प्रकार की एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, ना सही ना गलत, नॉर्म्स क्या फॉलो किए जा रहे हैं, विच द एक्टिविटीज हैव टू बी रेगुलेटेड, ना सही ना गलत, ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो नहीं होगा फॉर श्योर, रूब्रिक्स इन टर्म्स ऑफ विच पोर्टफोलियो विल बी जज। पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत क्वालिटेटिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, तो अगर रूब्रिक बन जाते हैं तो हमारे लिए ना आसान हो जाता है, समझ रहे हो। ए ग्रेड किसी को कब करना है, किसी को बी ग्रेड कब करना है, तो पोर्टफोलियो असेसमेंट क्वालिटेटिव है, सब्जेक्टिव है, तो रूब्रिक्स क्या होते हैं ना, स्कोरिंग गाइड है। रूब्रिक एक तरह से स्कोरिंग गाइड है, तो रूब्रिक हमको मदद कर देता है कि कोई भी सब्जेक्टिव चीज है उसको कैसे मेजर करना है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज स्टिपुलेटेड द हाईएस्ट लेवल कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमीज इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स रिस्पेक्टिवली। इनमें से कौन से सेट के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्सोनॉमीज जो है वो हैं। देखो कॉग्निटिव के अंदर क्या होता है, अब ये क्या कह रहे हैं ना, ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर सबको लेके चल रहे हैं। तो अब आपको पता है कि कॉग्निटिव के अंदर ब्लूम ने दिया था, ठीक है, फिर उसके बाद R2VOC इम्पैन, यही है ना,
R2 VOC, एक तो ये हो गया, उसके बाद इम्पैन करके आप करते हो। और कॉग्निटिव का तो आपको मैंने बताया ही है। कॉग्निटिव के लिए क्या होता है, रिमेंबर करना, अंडरस्टैंड करना। अरे भाई ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, इम्पैन हो गया आपका, ठीक है, नेचुरलाइजेशन। R2 VOC अफेक्टिव डोमेन हो गया, रिमेंबर करना, मेमोराइज करना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करना, एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना, इवेलुएट करना और क्रिएट करना। अब इनमें से हाईएस्ट ढूंढो। अब देखो भाई, क्या कॉग्निटिव के अंदर सिंथेसिस हाईएस्ट है, एनालिसिस, एप्लीकेशन, इवेलुएशन, मुझे तो इवेलुएशन ही लगता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो R2VOC रिसीव करना, पहले तो वैल्यू सही रखना, राइट, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना, कैरेक्टराइजेशन, तो ठीक है। और इम्पैन साइकोमोटर के अंदर क्या होता है आपका, नेचुरलाइजेशन लास्ट के अंदर आता है, ठीक है। जिनको नहीं आता वो इस सिंक जो आपको दिया है मैंने एक्रोनिम उससे याद कर सकते हो। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी। Preamble to the Constitution of India mentions different types of liberty for people of India. Which type of liberty out of these has a direct bearing on the practitioners in the field of education? Liberty of belief and faith, liberty of thought and expression, liberty of faith arid worship तो नहीं होगा एजुकेशन के अंदर, liberty of expression and belief। तो जब हम बात कर रहे हैं टिपिकली प्रियम्बल ऑफ इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी, एजुकेशन, तो अगेन एजुकेशन में फेथ और बिलीफ को मैं हटा सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पे फिर अपना बिलीफ आ गया, यानी फेथ तो कट जाएगा, क्योंकि बिलीफ की बात आ गई, रिलीजन आ गया, यहाँ पे फेथ की बात आ गई, बिलीफ की बात आ गई, कहीं ना कहीं रिलीजन आ गया, ठीक है। ये वर्शिप डायरेक्ट आ गया, तो आंसर आ जाएगा। तो जो आपके एजुकेट ऑप्शन बी, तो एजुकेटर्स हैं, लर्नर्स हैं, टीचर्स हैं, दे हैव द राइट टू पुट फॉर्थ देयर ओन व्यू। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 68, फियाक्स के अंदर इनडायरेक्ट टीचर टॉक के अंदर क्या आता है? तो देखो, इनडायरेक्ट टीचर टॉक के अंदर सबसे पहली 4 कैटेगरीज आती हैं, वो कौन सी होती हैं? एक्सेप्टिंग फीलिंग्स, इनकरेजिंग, एक्सेप्टिंग आइडियाज, और उसके बाद आस्किंग क्वेश्चंस। तो अब देख लो, है कोई इसमें लेक्चरिंग नहीं है, गिविंग डायरेक्शंस नहीं है, ये है 1 सेकेंड ना, अरे मैंने हटा दिया उसको। एक्सेप्टिंग फीलिंग्स, जस्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं होगा, प्रेजिंग होगा बच्चों के आइडियाज। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी, ई और एफ। कहाँ पे है सी, ई, एफ? ऑप्शन नंबर 2। आई होप सब जानते हैं, या मैं लिख दूं? सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है एक्सेप्ट करना फीलिंग्स को। दूसरी कैटेगरी होती है बच्चे को इनकरेज करना। तीसरी होती है एक्सेप्टिंग आइडियाज। चौथी होती है आस्किंग क्वेश्चंस। ये होती हैं इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है, इनडायरेक्ट टीचर टॉक के अंदर। जो डायरेक्ट टीचर टॉक होता है उसके अंदर कैटेगरी आती है 5th, जिसके अंदर टीचर लेक्चर करता है, लेक्चरिंग। 6th के अंदर वो गिविंग डायरेक्शंस, बच्चों को बोल रहा है पेज ये खोलो, ये करो, वो करो। 7th के अंदर वो अथॉरिटी दिखाता है, थोड़ा गुस्सा गुस्सा टाइप का, ठीक है। 8th और 9th कैटेगरी के अंदर प्यूपल टॉक होती है, जो पढ़ाया उसके बारे में टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है। 9th कैटेगरी में बच्चे ने क्वेश्चन पूछा। और 10th कैटेगरी होती है अपनी साइलेंस। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था आपका इनडायरेक्ट टीचर टॉक। क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर आते हैं। Which of the following subordinate laws in Thorndike's theory? आपको पता है थॉर्नडाइक की थ्योरी में 3 प्राइमरी लॉस थे, 5 सेकेंडरी लॉस थे। इट इज इक्विवेलेंट टू वॉटसन और पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्स आ जाएगा, सेट और एटीट्यूड, प्रीपोटेंसी, या फिर एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो देखो, आप वॉटसन के बारे में बात करो या पावलोव के बारे में बात करो, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक जगह का सीखा हुआ रिस्पॉन्स दूसरी सिमिलर सिचुएशन या स्टिमुलस के ऊपर दिया जाता है। थॉर्नडाइक भी यही बोलते हैं, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, और पावलोव भी यही बोलते हैं कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने डॉग को एक पर्टिकुलर बेल बजाने का कंडीशनिंग कर दिया कि भाई बेल बजने के ऊपर खाना मिलेगा। अब आप सपोज बेल की जगह गाना बजा दो, या बेल की जगह डिफरेंट तरह की बेल बजा दो, तो डॉग को पता है कि ये साउंड है, अब इसके बाद मुझे खाना मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है वो मैच करेगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 70, मॉरिसन का जो टीचिंग मॉडल है उसके 5 स्टेप दिए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको मैच करना है। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या हुआ?
आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर एक्वायर्ड, नहीं, प्रेजेंट बाद में आता है। हेल्प करना बच्चों को प्रेजेंट मटेरियल करने में। असरटेनिंग द प्रीवियस टास्क रिलेटेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, रिविजिटिंग द मटेरियल बाद में आएगा, डिस्क्राइबिंग द थीम बाद में आएगा। तो क्या आ जाएगा एक्सप्लोरेशन के अंदर? देखो ये आस्किंग नहीं आएगा, हेल्पिंग नहीं आएगा, प्रीवियस टास्क रिलेटेड। सबसे पुराना स्टेप क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज को रिविजिट करना। तो मुझे ऐसा लगता है ए के साथ यहाँ पे 3 आना चाहिए। उसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है? आस्किंग स्टूडेंट्स तो नहीं आएगा, हेल्पिंग स्टूडेंट्स। ये देख याद रखना, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? मॉरिसन की। मॉरिसन के बारे में बात कर रहे हैं हम, हर्बर्ट या बीजीएन हंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा आस्किंग स्टूडेंट्स नहीं, हेल्पिंग स्टूडेंट्स नहीं, डिस्क्राइबिंग द थीम। तो बी के साथ आना चाहिए आपका 5। तो ये आंसर मेरा यहां से बनता है। बाकी सी के साथ चेक कर लेते हैं। सी के साथ ये कह रहा है टू एसिमिलेट, यानी कि बच्चों को मदद करना, प्रेजेंटेड मटेरियल, जो भी मटेरियल प्रेजेंट किया है उसको समझना, ठीक है। डी जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये बोल रहा है कि बच्चों को आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर एक्वायर्ड आइडियाज, जो उनको आइडियाज दिए हैं उनको सही ढंग से पेश करना। और रेसिटेशन का मतलब होगा रीविजिटिंग द मटेरियल, ठीक है। रेसिटेशन का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा और आप आंसर कर रहे हो, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, लेकिन आंसर तो देखो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही आना चाहिए। थोड़ा सा सब्जेक्टिव है बट या सी ही है आंसर इसका। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 71, for classroom discussion sessions, which of the following is most appropriate in encouraging reflection? Individual group interaction, think pair share, क्वेश्चन आंसर, इंडिविजुअल वर्क असाइनमेंट। देखो दो के बीच में डाउट होगा, एक इंडिविजुअल ग्रुप या फिर थिंक, सोचो, पेयर, आपस में शेयर करो, सुनो। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। इंडिविजुअल ग्रुप इंट्रैक्शंस के थ्रू ही आप थिंक करवाते हो बच्चों को, राइट, पेयर्स बनवाते हो, उनके आइडियाज शेयर करवाते हो, है ना। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 72, स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के स्ट्रेंथ क्या है? इट प्रोवाइड्स क्लियर प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब कोई चीज सीखी है आपने और आप कह सकते हो कि आगे जाके ये प्रस्तुत करेगा, ठीक है, इसको गलत नहीं मैं कह सकती। रियल लाइफ एप्लीकेशन, आप हो, मैं हो, कोई भी हो भाई, हम बचपन से बेशक ब्रश से लेके हम लोगों की जो भी हैबिट्स है वो हमने थ्रू कंडीशनिंग ही सीखे हैं। तो बी तो है ही है, जहां पे बी नहीं है भाई उसको हटा दो, ठीक है, एक ही जगह जहां नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। अब डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है? गोल स्पेसिफिक। अगर आपकी कंडीशनिंग हो रही है तो कंस्ट्रक्टिविज्म की तरह नहीं, कॉग्निटिविज्म ओपन होता है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म आइडियाज। डिटर्मिनिस्टिक, पर्टिकुलर स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो बी के साथ सी भी है ही है। इट इज रिडक्शनिस्ट अप्रोच या फिर इट एम्फोसाइजेस ऑन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। रिडक्शनिस्ट का मतलब होता है कि काफी, जैसे फॉर एग्जांपल सिंथेसिस हो गया। सिंथेसिस के अंदर क्या होता है? आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, उसका क्रक्स निकालना, छोटा, एग्जैक्टली राइट, थोड़ा मतलब टू बी एग्जैक्ट, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं। वेरएज जो बिहेवियरिज्म क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो बिहेवियर है आपका, जो आपकी लर्निंग है, वो क्या है? ऑब्जर्वेबल है। यही बोलता है कि ऑब्जर्वेबल लर्निंग है। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका बी, सी और ई। लेट्स सी वेयर इज इट। वी हैव गॉट, हाँ, ई, ए, बी एंड ई, ऑप्शन नंबर 3, यस। Moving on to the next question, which is the correct sequence in formulation of behavioral objectives? Criteria of acceptability of behavior, conditions in which behavior will occur, behavior, या फिर behavior उसका criteria of acceptability, जिस condition के अंदर behavior होगा, या फिर पहले conditioning of behavior होता है, फिर behavior होता है, फिर criteria of acceptability होगा, या option number 4 जिसके अंदर लिखा है behavior to be specified, जिस कंडीशन के अंदर बिहेवियर होगा, और एक्सेप्टेंस। तो सही है, क्राइटेरिया बाद में आएगा ना, पहले आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि आप क्या सिखाना चाहते हो, ठीक है। ये क्या लिखा है? बिहेवियर को पहले टिपिकली लिंक करो। एक्सेप्टेबिलिटी तो तब आती है जब आप बिहेवियर को प्रोड्यूस कर देते हो, राइट। यहाँ पे कंडीशंस, यहाँ क्या लिखा है? पहले आप बताइए क्या लर्निंग आप करवाना चाहते हो, किस कंडीशन के अंदर लर्निंग होगी, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। क्राइटेरिया पहले जस्टिफाई नहीं करते हो, कंडीशन ऑफ बिहेवियर पहले जस्टिफाई नहीं करते हो।
तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा एलिमिनेट करिए, ऑलवेज एलिमिनेशन ही मदद करता है इसके अंदर, एलिमिनेशन ट्रिक वर्क्स। ओके, इसको दोबारा पढ़ लेना इन केस आपको कंफ्यूजन होती है, अदरवाइज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स आल्सो। फ्रॉम द लिस्ट आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांजैक्शनल क्या होता है, करो या मरो, गिव और टेक, है ना। रोल ऑफ गोल क्लैरिटी, आपका लीडर आपको क्लियरली बता देता है कि आपको ये गोल अचीव करना है। कमिटमेंट और मोटिवेशन के ऊपर आप फोकस करते हो, भाई कमिटमेंट के ऊपर तो करते हो, सामने वाले को पता है मेरी नौकरी मेरे काम में है और इट शुड हेल्प। मोटिवेशन इज डाउटफुल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन रखा है। कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, कॉम्पिटेंट लोग जो है वो होते हैं, है ना, करेक्ट है ना, सही ना गलत कह सकती हूँ मैं। काउंसलिंग तो भैया छोड़ ही दो यहाँ पे, तो जहाँ पे ई लिखा है वो तो वैसे ही गड़बड़ हो गया, है ना, उसको हटा दो। मॉनिटर कर रहे हो भैया आप लगातार लोगों को, ये तो फैक्ट है, क्योंकि उन्हीं को ही रखोगे ना जो काम करके अच्छा कमा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। तो यहाँ पे लकीली लिखा है ए, सी और डी, वही मोटिवेशन में तो ट्रांसफॉर्मेशनल आ गया, वही आ गया, ये कट गया, आपका आ जाएगा गोल, कॉम्पिटेंस, जो कॉम्पिटेंट है वो रहेगा, बाकी सब उड़ाए जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज हेल्पफुल इन प्रमोटिंग लर्नर। अच्छा, ये कोई भी 4 चूज करने आपने, एनी 4। तो प्रमोटिंग लर्नर इंटरेस्ट, हाँ जी, हम ईटी यूज करते हैं ताकि बच्चा जो है वो अटेंटिव रहे, सही है। एंश्योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ईटी से कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग भी देख लीजिए, जो आपके कोर्सेज होते हैं वो सस्ते होते हैं, है ना। फैसिलिटेटिंग लर्नर्स टू बेनिफिट फ्रॉम वेरियस लर्निंग रिसोर्सेज, बहुत अलग अलग जगह से आपको सीखने का, आप देखो रिसर्च पेपर्स के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा सकते हो, रिसर्च जर्नल्स पे जा सकते हो, आप थीसिस के लिए शोध गंगा पे जा सकते हो, साइनॉप्सिस के लिए शोध गंगोत्री पे जा सकते हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़े हुए हो, राइट। तो डिटर्मिनिंग लर्नर स्टेटस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या फिर मेकिंग लर्नर्स एक्टिव, अब मेरे को इसमें और इसमें चूज करना है, ठीक है। डिटरमाइनिंग लर्नर स्टेटस, कौन सा स्टेटस भाई, आपका मतलब है दिमाग की क्षमता, और यहाँ पे कह रहा है एक्टिव पार्टिसिपेंट यानी कि लर्नर इंटरेस्ट, तो आंसर क्या होगा, इसको हम हटाएंगे, आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लर्नर स्टेटस मतलब उसका कॉग्निटिव लेवल क्या है, ये जज करना आईसीटी से पहले नहीं आता है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन टू बी सक्सेसफुल। अपने पास अच्छा टीचर होना चाहिए, ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आस्किंग पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू सेंड देयर वार्ड्स टू स्पेशल स्कूल, भाई हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं अलग स्कूलों में भेज दो बच्चों को, स्पेशल स्कूल नहीं। काउंसलर्स को लगाइए, काउंसलिंग होनी चाहिए, तो आंसर आना चाहिए ए, बी और डी, ठीक है। स्पेशल स्कूल्स की बात क्यों करेंगे हम इंक्लूसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। The Academic and Administrative Reforms Committee has given recommendations in respect of curriculum development, suggesting some steps। भाई अगर सपोज आपने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो बट अब जो दिया है उसमें से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर एंड लेट्स सी वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। फिर से पढ़ते हैं। एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ऑफ यूओसी हैज गिवन recommendations suggesting some needed steps। तो अब आपको गाइड करना है कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके अंदर नहीं हो सकते। डेवलपमेंट ऑफ मॉडल करिकुलम हो भी सकता है, रिवाइज करना करिकुलम को टू अ लिमिटेड एक्सटेंट एवरी ईयर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ये तो कोई भी कमेटी होगी वो हमेशा बोलेगी कि करिकुलम जो है हमेशा रिवाइज होना ही चाहिए, तो जहां पे मेरा बी आंसर है वो मेरा, ये तो मैं इसको हटा दूंगी, ठीक है। अपडेशन ऑफ करिकुलम टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू करंट लैंग्वेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, ठीक है। बी और सी आर एक्सट्रीमली कॉमन सेंस की बात है, और यहाँ पे भी बी और सी हर जगह है, ठीक है। फ्रेश एंट्रेंस टू बी गिवन इंडक्शन ट्रेनिंग, या फिर करिकुलर ट्रांजैक्शन एंड सिनर्जीज ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर्स। तो जब हम बात कर रहे हैं करिकुलम डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे हम टीचर ट्रेनिंग की बात क्यों करेंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब तो टीचर ट्रेनिंग हो गया ना, तो वो करिकुलम डेवलपमेंट में तो नहीं करेंगे, तो जहां पे भी ऑप्शन नंबर डी है वो वैसे ही कट गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपने ऑप्शन ए चूज करना है या ऑप्शन ई चूज करना है। ए ने क्या बोला, मॉडल करिकुलम डेवलप करो, ई कह रहा है करिकुलर ट्रांजैक्शन सिनर्जीज ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर, करिकुलम मुझे पढ़ाना कैसे है, ट्रांजैक्ट कैसे करना है, ये कह रहा है डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑप्शन ई,
मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए। हाँ जी। और यहाँ पे हमको डिटेल भी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि ये जो कमेटी है, ये पेपर जो है ये पहले का सॉल्व्ड है, ठीक है। जैसे आप जानते हो दैट मैं रेगुलरली लेटेस्ट पेपर्स के साथ भी लगी हुई है, सो ऑलरेडी मेरे पास सॉल्व्ड पेपर्स थे जो लिखा हुआ है, आपके साथ अभी फिर से रिवाइज कर रही हूँ। तो ये कमेटी ऑन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है ये यूजीसी ने सेटअप की थी और इसके प्रोफेसर थे जिनानम, ठीक है। वो कन्वीनर थे, उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए हम जो कि ऑलमोस्ट बता पाए। रिवाइज करना करिकुलम को हर साल, ठीक है। करिकुलम को अपडेट करना नेशनल इंटरेस्ट के अंदर और करिकुलम ट्रांजैक्शंस, ठीक है। बढ़िया है, हमारा जो गेस वर्क था वो सही किया। क्वेश्चन नंबर 78 के ऊपर आते हैं। प्रकृति और नेचर एंड फंक्शन के बारे में, यानी सांख्या फिलॉसफी के बारे में क्वेश्चन है। महत द ग्रेट क्या होता है? महत यानी आपकी बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलेक्ट। चलो मैच करते हैं, ठीक है। कॉस्मिक इन नेचर मुझे दिख गया भाई। तो ये महत का जो कीवर्ड ही मैं आपको क्लास के अंदर बताती हूँ वो क्या होता है? कॉस्मिक इंटेलेक्ट, ठीक है। पहले क्या आ रहा है? पुरुष आ रहा है, प्रकृति आ गया। प्रकृति का जो फर्स्ट एवोल्यूट होता है वो ही होता है महत। महत के बाद अहंकार, मनस, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, भूतास, तान्मात्रास। तो देखो भाई ए के साथ 2 कहाँ लगा है? वेरी लकीली मेरे को ये चीज होते हैं ना जिनमें अपने को पूरा कॉन्फिडेंस होता है, जो फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जो ईगो है, ईगो का मतलब है इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। अपने आप को एज इंडिविजुअल परफेक्ट है। माइंड का मतलब होता है आपके सटल सेंट्रल सेंस ऑर्गन सिंथेसिस, यहाँ पे फोकस, ठीक है। जो आपके सेंसेस हैं वो अपने पे क्या परसीव, हम लोगों पे क्या छाप छोड़ रहे हैं, परफेक्ट है। और सटल एसेंसेस यानी तन्मात्रा के लिए बोल रहा है कि नाइदर क्वालिटीज नॉट डिफरेंशिया ऑफ ग्रॉस एलिमेंट्स नॉट द फंक्शंस, ग्रॉस एलिमेंट्स के अलावा जो तन्मात्रास हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके, इफ यू वांट मी आई कैन मेक द कॉन्सेप्ट मैप ऑल्सो, कि ये होता है पुरुष जो कि अपने आप के अंदर अनचेंजिंग है, सब्जेक्टिव है। प्रकृति जो कि त्रिगुणात्मक इन नेचर है, ठीक है, जिसके अंदर मेरी किताबों के अंदर आपको ये डिटेल मिल जाएगी। प्रकृति त्रिगुणात्मक, सत्व रजस तमस। प्रकृति जो है वो बीच जो नेक्स्ट एवोल्यूट आता है वो होता है महत यानी कॉस्मिक इंटेलेक्ट। उसके बाद आता है अहंकार यानी कि आपका आई फैक्टर। अहंकार के बाद आता है आपका मनस, मन आपका। और उसके बाद आपकी आती हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स जिनसे कि आप काम करते हो, कर्म इंद्रियां। उसके बाद आते हैं 5 भूतास और आपके 5 तन्मात्रास। तो टोटल 25 एलिमेंट्स का खेल होता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर बता दीजिए मेजरमेंट स्केल का एक्यूरेसी में। तो नॉयर होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। कहाँ पे है भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, उल्टा नहीं पूछा, ये ध्यान रखना। अगर डिक्रीजिंग बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये बहुत यहाँ पे घुमाते हैं, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग पूछेंगे तो उल्टा हो जाएगा, RION हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो नॉमिनल, नॉमिनल जहाँ पे सिर्फ टैगिंग होती है, ऑर्डिनल जहाँ पे सिर्फ ऑर्डर में लगाया जाता है, रैंक में लगाया जाता है। रैंक से आगे जब इंटरवल्स भी सेम हो, इंटरवल स्केल, और जब एब्सोल्यूट 0 हो तो हम उसको रेशियो स्केल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल मेंट फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन। ट्राइबल बच्चों के ऊपर उसको स्टडी करनी है एक रिसर्चर को। सो बेस्ट रिसर्च डिजाइन कौन सा होगा? नैरेटिव, फिनोमेनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी या एथनोग्राफी? तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं किसकी? ट्राइब्स की, ट्राइबल बच्चों की। तो जाहिर सी बात है एथनोग्राफी, है ना। एथनोग्राफी के अंदर हम रेस, रीजन, कल्चर इसकी स्टडी करते हैं। तो ट्राइबल बच्चे तो एथनोग्राफिक रिसर्च होगी। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग आर assumptions ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट? पैरामीट्रिक टेस्ट का सबसे बड़ा एजम्पशन होता है कि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे खरा उतरना चाहिए। दूसरा, इंटरवल और रेशियो स्केल के ऊपर होना चाहिए। दैट्स इट, है ना। तो वेरिएबल बीइंग स्टडीज इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, यस। मेजरमेंट्स ऑर्डिनल पे नहीं होते हैं बेस। तो ये देखो, ये बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, वेरिएंस होती है तभी एनपीसी बनता है। अगर वेरिएंस ज्यादा हो, वेरिएंस नहीं होगी तो बनता है। वेरिएंसेस यहाँ पे बोला है इक्वल है, ठीक है। अगर वेरिएंसेस डिफर करेंगी ना तो आपका एनपीसी नहीं बनेगा, ऐसे करके कुछ बन जाएगा।
तो यहाँ पे वेरिएंस यानी कि जो इंडिविजुअल स्कोर्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिकल है, सेम है। तो नॉमिनल ऑर्डिनल वाली चीज जो है वो निकल जाएगी जहां पे भी ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which one of the following indicates Deming's system of profound knowledge consisting of 4 interrelated theories? ठीक है, डेमिंग साइकिल के बारे में बात हो रही है। ऑप्टिमाइजेशन, वेरिएशन, नॉलेज, साइकोलॉजी। ऑप्टिमाइजेशन, वेरिएशन, नॉलेज, नीड हायरार्की, हाँ जी ये होती है, हायरार्की की बात होती है ना डेमिंग साइकिल के अंदर। वेरिएशन, नॉलेज, नीड हायरार्की के बाद पार्टिसिपेशन नहीं होता है, नीड हायरार्की सबसे लास्ट के अंदर आता है। सो ऑप्टिमाइजेशन, वेरिएशन, नॉलेज, नीड हायरार्की, और जिनको भी डिटेल के अंदर पढ़ना है वो यहाँ सॉल्यूशन से पढ़ सकते हैं। नाउ इस्लामिक ट्रेडिशन इन एजुकेशन किसके ऊपर स्ट्रेस करता है? ह्यूमिलिटी, नोबिलिटी, इक्वालिटी, इक्विटी, फ्रीडम, डिसिप्लिन, या फिर क्वालिटी एंड एक्सीलेंस? तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ह्यूमिलिटी एंड नोबिलिटी के ऊपर। ठीक है, इस्लामिक जो एजुकेशन है, इस्लामिक जो ट्रेडिशन है वो होली कुरान के ऊपर फोकस करता है, और वहाँ पे ह्यूमिलिटी, नोबिलिटी को सबसे ज्यादा जो है फोकस किया। तहजीब हो गया, है ना, तमीज हो गया, तो ह्यूमिलिटी और नोबल रहने को सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर आते हैं। Which of the following learning outcome based behaviors belong to the category of being high in terms of taxonomic categories in cognitive domain? मतलब आपको यहाँ पे हाईएस्ट 3 चूज करनी है, हाईएस्ट 3 थॉट्स। ठीक है, डी होगा ही होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा ही होगा। देखो डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे, तो ये काट दो। अब चूज करना है ए और सी के बीच में। एनालिसिस बड़ा है या कॉम्प्रिहेंशन बड़ा है? एनालिसिस बड़ा है, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। पता है ना भाई सबको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? सबसे लोएस्ट कौन सा होगा? लोएस्ट कौन सा होगा? नॉलेज, लोएस्ट। ठीक है, फर्स्ट, उसके बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के बाद एप्लीकेशन, एनालिसिस, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिएशन सबसे लास्ट के अंदर आता है। तो आपने यहाँ पे हाईएस्ट चूज करना था, तो आप यहाँ पे 4th, 5th और 6th चूज करोगे, यानी कि ए, डी और ई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेइंग मशीन मोस्टली ओवर मेजर्स द वेट ऑफ इंडिविजुअल। तो ये क्या है? अगर आपका कोई वेइंग स्केल है वो हमेशा गलत मेजर कर रहा है, उसके सिस्टम के अंदर ही प्रॉब्लम है ना। रैंडम एरर तो है नहीं, सैम्पलिंग नहीं है, स्टैंडर्ड एरर भी नहीं है भाई, मशीन के अंदर एरर है, सिस्टमैटिक एरर उसको हम बोलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The ethical and social issues of information systems are becoming more important these days. Why? इंटरनेट की यूज की वजह से, नई टेक्नोलॉजी की वजह से, मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉयज की वजह से, कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर यूज ऑफ इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन? फिर से क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से कि एथिकल और सोशल इश्यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम के आजकल इंपॉर्टेंट क्यों बने जा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बने जा रहे हैं सोशल इश्यूज? क्योंकि यूज ऑफ इंटरनेट, देखो इंटरनेट इज द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के साथ बी है, ई है, चेक कर लेते हैं। यूज ऑफ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, बी हो गया। ई क्या कह रहा है? इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब क्या हो सकता है भाई इसका आंसर? ये तो बहुत ज्यादा मुझे टफ लग रहा है। एथिकल की बात की जा रही है ना, तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स ज्यादा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। उसका रीजन ये है कि आप किसी की भी चीजों को एक्सेस कर सकते हो, किसी के ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, किसी के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, है ना। उसके बाद क्या होता है? इंटरकनेक्टेड सिस्टम की वजह से प्लाजरिज्म, किसी और का काम आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जैसे यूज ऑफ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लर्निंग के बारे में बात हो गई, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया तो इसको हम छोड़ देंगे। मॉनिटरिंग वाली चीज इसके अंदर नहीं है, मॉनिटरिंग है तो हम एथिक्स फॉलो करेंगे, तभी हम प्लाजरिज्म के हमने रूल्स बनाए हैं, क्रिएटिव कॉमन्स बनाया है, कॉस्ट नहीं आएगा। तो इवन अगर आप इलिमिनेट करते हो तो ये तीनों इलिमिनेट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और ई। सो एक्चुअली में होता ये ना कि जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो दीज क्वेश्चंस दे ट्रबल अस, बट चैलेंज यही है कि हमको पहले देख लो आंसर सही है, हाँ सही है। तो आपको यही इंश्योर करना है कि बैलेंस ऑफ माइंड लगाइए और कुछ ना कुछ तो आंसर निकल आएगा। कोई डॉक्यूमेंट भी आपसे पूछा जाता है तो कभी कभी हम उसका आंसर कर पाते हैं, बेसिक अगर आपको नॉलेज है वो लगा के।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन 6 हैं, कोई भी 3 चूज करनी है। बेसिक कॉम्पिटेंसीज नीडेड फॉर इफेक्टिव टीचर क्या होना चाहिए रिलेटेड टू पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। लोकस ऑफ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजिंग इंपॉर्टेंट है भाई, मॉनिटरिंग, सेल्फ एफिकेसी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी सब इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चूज करना है। जैसे पहले इसने 3 हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल पूछे थे, अभी इन्होंने टीचर के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और एटीट्यूड जो है वो पूछा गया। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ जो हमेशा क्लास के अंदर बताती हूँ कि एक टीचर के लिए ना सबसे ज्यादा जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कम्युनिकेशन होता ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास जितना मर्जी नॉलेज हो लेकिन आपको कम्युनिकेट करना जरूर आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन, मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, सेल्फ एफिकेसी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आंसर ही देख गया भाई। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी और पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। The basic competencies needed for effective personality and attitude related domains। ठीक है, इसका मैंने आंसर जैसे यहाँ पे दिया है डी। ठीक है, ओके, तो इसके ऊपर मैं भी कमेंट नहीं करूंगी। अच्छा ही हुआ कि स्लाइड जो है वो फ्लिप हुई है। इसके अंदर बोला गया है इफेक्टिव टीचर टू बी रिलेटेड टू पर्सनालिटी, लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि आप कितने बच्चों को इम्पैक्ट कर सकते हो, कितने इफेक्टिव हो। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं लिखा है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैनेजिंग द क्लासरूम्स वगैरह नहीं लिखा है, मॉनिटरिंग नहीं लिखी है। ठीक है, सेल्फ एफिकेसी, अपने आप को सेल्फ एफिशिएंट, ये सारा पर्सनालिटी का पार्ट हो गया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे डाउट है, एफ तो है ही है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी होना चाहिए, लेकिन मुझे पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी से ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट लगता है। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए था ए, बी और ई, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं है। सो बेस्ट है कि ए लगाए भैया, ई लगा है ना, कहीं पे भी ए और ई नहीं है ना, ये देखो ए ई नहीं है, ए ई नहीं है यहाँ पे, तो यही है। तो यहाँ पे हमारे पास यही है कि हम इसके साथ जाएंगे। तो ये आपके सामने ही सॉल्व किया है मैंने। ठीक है, इट कंफ्यूज्ड मी आल्सो बट इवेंचुअली वी गॉट टू द राइट आंसर। एससीईआरटी के ब्रॉड फंक्शंस क्या हैं? डिजाइन डेवलप करना, टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम नहीं भैया, वो एनसीटी का काम है। टीचर के लिए प्रोफेशनल एथिक्स नहीं भाई। टीचर्स के लिए एक्रेडिटेट करना नहीं भाई। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोवेशन एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के ऊपर एनसीईआरटी जो है वो नेशनल लेवल पे बनाता है। एससीईआरटी स्कूल, इट्स फॉर स्कूल ना। ये जो सारी चीजें हैं ये एनसीटी कराता है, टीचर एजुकेशन। Moving on to the next question. For addressing the needs of learners through curriculum design, which of the following bases have to be relied upon consideration? तो मुझे लर्नर्स की नीड्स को एड्रेस करना है तो कौन सी चीज़ों के ऊपर मुझे रिलाई करना है? डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द लर्नर, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, डोमिनेंट कास्ट स्ट्रक्चर्स नहीं भैया ये नहीं। जहाँ पे भी सी है उसको मिटा दो, आंसर हमारे पास अपने आप ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। बच्चे के कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, ऐसा तो नहीं कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है या गिफ्टेड है, यू शुड नो, राइट। हमेशा सोशियो कल्चरल, बच्चा कौन से सोसाइटी को बिलोंग करता है, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, क्या उनका इकोनॉमिक लिविंग स्टैंडर्ड है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और डेवलपमेंटल स्टेज, बच्चे की एज क्या है, यू शुड नो दैट, क्योंकि उसी हिसाब से आप टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी या कंटेंट चूज करोगे। तो ठीक है, तो मोबिलिटी ऑफ लर्नर्स फैमिली तो नहीं आएगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Coming to question number 90th, which of the following action words when emphasized in teacher education will become a part of reflective teaching? Plan, act, improve, design, deliver, evaluate, engage, explore, evaluate, explain, clarify, elaborate, praise, encourage, influence। तो यहाँ पे प्लान मतलब हाईएस्ट, रिफ्लेक्टिव की बात करें तो रिफ्लेक्टिव तो क्लास टीचिंग के बाद होती है, तो प्लानिंग तो हटाई दो। ठीक है, डिजाइनिंग तो हटाई दो, राइट। वी आर विद इंगेज, एक्सप्लोर, इवेल्युएट, एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, इलेबोरेट, प्रेज, इंकरेजमेंट हटा दो। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर प्रेज इंकरेज नहीं आएगा ना, और डिजाइन और प्लान जो है ये प्री होता है।
Influence, the answer will be option number C and D. We go with option number 2. Let's see whether we are correct. Yes, we are correct. ठीक है. So बाकी questions हैं 91 से लेके 100 तक. ये है comprehension. You can take screenshots. ठीक है. Comprehension, I expect you will do it on your own. These are the questions. All right. You can take screenshots, do it on your own. And this is the next comprehension, leaders के ऊपर. ठीक है. चलो. That was about it. हमने पूरा का पूरा 2017 का पेपर सॉल्व कर लिया है. I hope you enjoyed it. And do let me know अगर कोई डाउट है, हम उसको सॉल्व करेंगे. And take care of yourself. Bye.